बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और एक ब्राइट एंड चेयरफुल मॉर्निंग आपकी गुजर रही होगी और आपका मूड भी बहुत ब्राइट एंड चेयरफुल होगा। व्यूअर्स, बात करना चाहूँगी आज अल्लाह ताला की नेमतों की। छोटी छोटी नेमतों को तो छोड़ देते हैं, बड़ी नेमतों की बात करते हैं और फिर उसके साथ सबसे बड़ी नेमत की बात करेंगे। हवा, पानी, रोशनी, रिज़्क, घर, माँ, बाप, बच्चे, दोस्त, एक अच्छा जीवन साथी, आपके रिश्तेदार, ये सब हमारी बड़ी बड़ी नेमतों में से कुछ नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने तो हमें हर लेवल पे नवाजा है, लेकिन क्या हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की कदर करते हैं? माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो उसके बाद हमें कदर आती है माँ बाप की, और औलाद घर छोड़ के अपने अपने घरों में सेटल हो जाते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि ओह, औलाद की कितनी वैल्यू थी। ज़िंदगी में शायद इंसान उन्हीं चीज़ों पे फंस जाता है या स्टक हो जाता है जो हमें नहीं मिलती। जो मिल रही होती हैं उनको हम, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बेसिकली उनकी कदर हमारी नज़र में नहीं रहती। उनमें से एक, इन सब नेमतों में ही एक और बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जिसका हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, और वो नेमत है सेहत। व्यूअर्स, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और उस नेमत को हम सबसे ज़्यादा, आई एम सॉरी, बर्बाद करते हैं और अपने हाथों से ख़ुद बर्बाद करते हैं। देखिए, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जान है तो जहान है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत से नवाजा। हमें जब हम दुनिया में आते हैं, ज़्यादातर लोग, कुछ बच्चे पैदा होते हैं डिफरेंटली एबल्ड, कुछ लोग होते हैं, जो कुछ बच्चे दुनिया में आते हैं जो इतने सेहत के साथ नहीं आते, लेकिन वक्त के साथ वो भी सेट हो जाते हैं। अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड होता है तो उसकी भी ज़िंदगी, बट जनरली जब अल्लाह ताला दुनिया में एक इंसान को भेजते हैं, किसी मुकम्मल इंसान को भेजते हैं, तो वो सेहतयाब आता है। फिर हमारा इर्द गिर्द का माहौल, हमारी इन्वायरमेंट, हमारी आबो हवा वगैरह, और ये सारी चीज़ें हमारी सेहत को मुतासिर करती हैं। अब जो चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं हैं उनको तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे कि अच्छी ग़िज़ा लेना, नींद को पूरा करना, अपनी बेसिक हेल्थ की मामलात को मैनेज करना, वो आजकल की दुनिया में तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही। छोटे होते थे, नानो दादो वगैरह, मुझे याद है, हमेशा ये कहते थे कि भाई हाय, ये तो कमज़ोर लग रहे, थोड़ी इसकी तंदुरुस्ती के ऊपर हमने मेहनत करनी है, थोड़ी इसकी सेहत को हमने बनाना है। आजकल तो अगर इंसान थोड़ा सा सेहतमंद लगे, यानी कि अगर बिल्कुल स्किनी ना हो, सिंगल पसली ना हो, तो लोग कहते हैं कि आए हाय, इसको देखो मोटा या मोटी या ये, हम फैट शेमिंग पे आ जाते हैं और ये नहीं रियलाइज़ करते कि हर बंदे का जिस्म फ़र्क होता है। कुछ लोग हैवियर साइड पे होते हैं, कुछ लोग स्किनियर साइड पे होते हैं। बोन स्ट्रक्चर पे भी इसका बड़ा मतलब मेरी एक दोस्त है, वो मुझसे ज़्यादा पतली है लेकिन वो मीडियम साइज़ पहनती है, मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती हूँ, क्योंकि मेरी हड्डियाँ इतनी चौड़ी नहीं हैं, उसकी हड्डियाँ चौड़ी हैं। है वो बिल्कुल बारीक सी, दिन में 2 दफ़ा जिम करती है, बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है, बल्कि ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस भी देती है, लेकिन उसका साइज़ मेरे से चौड़ा है या बड़ा है क्योंकि उसकी हड्डियाँ चौड़ी हैं। जब तक एक्स्ट्रा स्मॉल में कोई फिट नहीं आता, और बाय द वे मर्दों में भी ये मैं चीज़ देख रही हूँ, पहले तो ये सिर्फ औरतों में होता था, अब तो मर्द, औरत, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर कोई एक दूसरे को फैट शेम कर रहा है। ये नहीं रियलाइज़ करते कि जब हम किसी को मेंटली डिस्टर्ब करते हैं और बार बार उस पर प्रेशर डालते हैं कि वेट कम करो, वेट कम करो, तो जब वो ऊट पटांग किस्म की डाइट्स करते हैं, अपनी प्रॉपर ग़िज़ा नहीं लेते, तो वो फिर अपने आप को अजीब किस्म की बीमारियों की तरफ ले जाते हैं। ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो जाते हैं, जहाँ हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है उस तरह लो ब्लड प्रेशर भी एक प्रॉब्लम होती है। फिर दिल के अमराज, गुर्दों की प्रॉब्लम्स, जिगर के अंदर प्रॉब्लम्स जैसे कि फैटी लिवर, डायबिटीज़। और बाय द वे ये सिर्फ मोटापे की वजह से नहीं होते, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डाइट ड्रिंक्स जैसे फिजी ड्रिंक्स लेते हैं, उससे आपके गुर्दों पे भी असर होता है, आपके जिगर पे भी असर होता है। टेंशन, फास्ट फूड का जितना हम इस्तेमाल करते हैं, कहने को डाइट फूड ले रहे होते हैं लेकिन होता वो फास्ट फूड है। अच्छा, गलत ग़िज़ा, अजीबो गरीब ऑनलाइन टोटके सुन लिए, पढ़ लिए, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया।
एक्चुअली अगर हमने अपनी सेहत को बरकरार रखना है और अपनी सेहत को बेहतर करना है तो सबसे पहले तो हमें बेहतरीन ग़िज़ा लेनी चाहिए, जिसमें फ्रेश सब्जियां हो गई, फल हो गए, दालें हो गई, ग्रेन्स ले रहे हैं तो मल्टीग्रेन चीज़ें लें, मल्टीग्रेन ब्रेड खाएं या चपाती लें तो वो फिर चक्की के आटे की जिसमें और भी चीज़ें एडेड हों उसको इस्तेमाल करें। जंक फूड से इज्तनाब करें, उसे ना यूज़ करें। फिर आ जाते हैं नींद की तरफ। हमारी सेहत का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ हमारी नींद से भी है। अगर आप रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद पूरी नहीं करते, और ये एडल्ट्स के लिए है, 18-20 साल की उम्र के बाद की मैं बात कर रही हूँ, उससे छोटी उम्र के जो लोग हैं, ग्रोइंग एज में जो बच्चे होते हैं, उनको 10 से 12 घंटे नींद की ज़रूरत है, क्योंकि वो भागते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं। छोटे छोटे बच्चे मैं देखती हूँ 8-8 साल के, रात को 4-5 घंटे सो के स्कूल चले जाते हैं, दोपहर को भी पेरेंट्स नहीं सुलाते उनको। और 4-5 घंटे की जिस बच्चे की नींद पूरी होगी उसकी ग्रोथ क्या होगी? क्या आपको पता है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, रिपेयरिंग का काम चलता है। तो जब आप जागे रहेंगे तो आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं करेगी। उसके साथ साथ जब बच्चे अपनी नींद नहीं पूरी करेंगे तो ना उनका कद निकलेगा, ना उनकी सेहत ठीक होगी। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज एंड वॉक। कुछ नहीं कर सकते तो चहलकदमी तो कर सकते हैं ना। शाम को खाने के बाद या शाम के रात के खाने से पहले आपने वॉक कर ली, वॉक के बाद बैठ के आपने अपना डिनर खाया, और डिनर खाने के 2-3 घंटे के बाद सोने के लिए गए। हम क्या करते हैं कि रात को लेट नाइट खाना खाते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, और फिर जब सोते हैं तो वो नींद भी सही तरीके से पूरी नहीं होती, बिकॉज आपकी जब आप खाना लेट नाइट खाते हैं आपकी बॉडी को जागा हुआ होना चाहिए उस खाने को हजम करने के लिए। जब आप खा के सो जाते हैं तो एक भारीपन होता है, उस भारीपन की वजह से आपकी नींद भी प्रॉपर नहीं होती और आप REM स्लीप या REM स्लीप में नहीं जाते। सो वॉक करें, एक्सरसाइज करें, दिन में आधा पौना घंटा कोई आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए जो नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी से फ़र्क हो। अब मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो सैलॉन्स में, पार्लर्स में काम करती हैं, मुझे अक्सर कहती हैं कि आप भी सारा दिन भागते रहते हैं, एक टाइम रोटी खाते हैं लेकिन देखें वज़न बढ़ता चला जा रहा है। ओ भाई, एक टाइम रोटी नहीं खानी है आपने 2 से 3 दफ़ा दिन में खाना खाना है, मुनासिब मिकदार में खाना है, तो एक्सरसाइज करनी है। सैलून में अगर आप सारा दिन खड़े होकर भी काम कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज नहीं है, उससे आपको फटीग होगी, आप थकेंगे, लेकिन वर्जिश नहीं हो रही, वज़न नहीं आपका उससे मेंटेन रहेगा और आपके हेल्थ और फिटनेस के इश्यूज फिर भी आएंगे। पानी ज़्यादा पिएं। सर्दियाँ जब आई अभी पिछले दिनों, तो आई रिमेंबर कि जब सर्दियों का मौसम था तो लोग 2-2, 3-3 ग्लास पानी पी रहे थे पूरे दिन में। व्यूअर्स, आपने दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। हम कौन सा सर्दियों के अंदर हीटर नहीं चलाते, लोग हीटर भी चलाते हैं या आग जला के बैठ जाते हैं, तो उससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है। तो 8 से 10 ग्लास पानी आपने पूरा साल पीने हैं। गर्मियों में अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो 12 ग्लास पानी भी पीना है और साफ़ पानी पीना है। आपके जिस्म का 70% से ज़्यादा हिस्सा या 70% के लगभग हिस्सा पानी से बना हुआ है, उसमें खून है, पानी पे मबनी है, बॉडी भी आपका पानी रिटेन करती है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो आपके बॉडी के फंक्शंस भी ख़राब होंगे। फिर एक और चीज़, टेंशन और स्ट्रेस से बचना। खैर, कहने को आसान बात है, हर बंदे की ज़िंदगी में इश्यूज़ हैं। किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, किसी के हस्बैंड वाइफ के आपस में मसाइल चल रहे हैं, किसी के बच्चों का इशू चल रहा है, किसी के तालीम के हर बंदे की ज़िंदगी में टेंशन्स है, लेकिन उनको हैंडल तो बेहतर तरीके से किया जा सकता है ना। अब इसमें आपकी जो चीज़ हेल्प करती है वो है एक्सरसाइज और नींद। ये एक नफ्सियात और बेसिक साइकोलॉजिकल मेडिकल फैक्ट है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अपनी नींद पूरी करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस का हार्मोन कम हो जाता है, कोर्टिसोल लेवल्स आपके बैलेंस में आ जाते हैं। कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपके अंदर टेंशन और स्ट्रेस को बढ़ाता है। सो जब ये सारी चीज़ें आप कंबाइन करेंगे तो तब आप कह सकते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और जान है तो जहान है। वरना तो कहने की आप सेहत से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग फिजी ड्रिंक्स, डाइट कोलास को पीते हैं और कहते हैं कि हमने तो आज 4 कोलास पी ली थी, 3 ग्लास पानी पी लिया था, हमारी पानी की ज़रूरत पूरी हो गई। बिल्कुल भी नहीं पूरी हुई। 1 कप चाय या कॉफ़ी, जब तक आप इसके साथ 2 ग्लास पानी नहीं पिएंगे, साथ नहीं बट इसके साथ इन कंपैरिजन साथ में और 2 ग्लास पानी नहीं पिएंगे, तो ये आपको डिहाइड्रेट करेगी, क्योंकि ये डायरेटिक्स होती हैं, कॉफ़ी भी और चाय भी।
कैफीन जिस चीज़ में होती है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। तो जब आप कोला पीते हैं, कोई भी किस्म की डाइट कोला, आप जब तक 2 ग्लास पानी उस 1 ग्लास के बरक्स नहीं पिएंगे, आप एक्चुअली अपनी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे। और ये तो आप अपने आप को 0 मीटर पे ला रहे हैं। उसके बाद 8 ग्लास पानी पीना है। फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में गुर्दों के इतने अमराज क्यों हैं, गुर्दों के मसाइल क्यों होते हैं, जिगर के मसाइल क्यों होते हैं, फैटी लिवर की तरफ स्किनी पतले पतले लोगों के फैटी लिवर हुए हैं, इस वजह से होते हैं। और जब अल्लाह माफ़ी दे इंसान किसी मेजर बीमारी में व्यूअर्स मुब्तला हो जाता है, फिर उसके बाद आपको सारी ज़िंदगी उस कंडीशन के साथ जीना पड़ता है। तो क्या बेहतर नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जाने से पहले ही प्री डायबिटिक स्टेज पर ही आप अपने आप को पीछे कर लें? छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। मुझे पता है इस टॉपिक पे मैं बड़ी दफ़ा बात कर चुकी हूँ, लेकिन इसलिए बार बार करती हूँ क्योंकि दुनिया की ये जो रैट रेस है, दुनिया के टो में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। और सिंपल बात है, ख़ुद सेहतमंद होंगे तो दूसरों का ख्याल रखेंगे ना। ख़वातीन सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल जो है नहीं रखती, अपने आप को उस स्टेज पे बीमारी के ले आती हैं जब वापसी नहीं होती। और फिर जब उनको कुछ हो जाता है तो पूरे घर का भट्टा बैठ जाता है। 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ शेफ़ अनम शेख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और इतना अच्छा टॉपिक, अभी जो बातें आपने बताई हैं ना, मेरा ख्याल है कि वो हर इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ उसको ज़रूर रिलेट करेगा। अब अनम, जो शुरू में बात की मैंने वेट की, जी, मुझे याद है कि कुछ साल पहले अनम ने अपना इतना वेट कम कर लिया था कि बीमार लगना शुरू हो गई थी। और मैंने इसको कहा, मैंने कहा बेटा ढांचा बन गई हूँ। कहती है नहीं आप अभी भी मैं मीडियम पहन रही हूँ। मुझे याद है उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि बेटा आपकी हड्डी मेरी हड्डी से चौड़ी है। बिल्कुल। अभी जब मैं किचन में आपके पास आऊंगी तो हम अपनी कलाई का डिफरेंस दिखाएंगे। देखिए कुछ लोगों की नेचुरली हड्डियां छोटी होती हैं। बिल्कुल। अब हमजा की और नूर बानो की हड्डियां चौड़ी हैं, हसन की हड्डियां मेरी तरह है, उसकी तरह हड्डियां बारीक है। तो ऑब्वियसली वो जब वेट गेन भी अगर कभी करेगा तो वो मीडियम में फिट आएगा, तो वो फिर भी जरा गुपलू लगेगा। लेकिन अगर आप मीडियम साइज पे आई हुई हैं, आपके जिस्म पे एक कतरा नहीं है मांस का, तो बेटा वो भी डेंजरस है। एग्जैक्टली। आपके नॉर्मल बॉडी फंक्शंस नहीं काम करते। खवातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है अगर आपके जिस्म में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट से कम हो। एग्जैक्टली ऐसा ही। मर्दों के जिस्म में चर्बी एक मुख्तलिफ अमाउंट की होती है, उनकी बॉडी में ज़्यादा मसल होता है। खवातीन के जिस्म में फैट की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारी बॉडी मुख्तलिफ फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, और हम डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हैं। सो आपने हर किसी को उसके हिसाब से लेके चलना है। बिल्कुल। मैं आपको कहूँ कि अनम मैं तुम्हारे लिए सूट लेके आई हूँ एक्स्ट्रा स्मॉल, नहीं आएगा फिट यार। नहीं आएगा। हड्डियाँ तोड़ लोगी तो शायद आएगा, बिल्कुल। बिकॉज बोन स्ट्रक्चर ऐसा है। बिल्कुल। आप समटाइम कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर, आप जैसे मेरी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर है, मेरा जो शोल्डर है वो बहुत ब्रॉड है, मेरी हड्डियां चौड़ी चौड़ी हैं, मैं जितनी भी पतली हो जाऊँ, वही आपकी वाली बात है कि वो आप खूबसूरत है अपनी कैपेसिटी में बेटे। Exactly. माशाल्लाह। Exactly. आपको पता है आपकी कितनी फॉलोइंग है, आपको पता है कि आपको काम की कितनी जगह से ऑफर आती है। बिल्कुल। अगर ना प्यारी होती, ना टैलेंटेड होती तो कोई पूछता? बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों हम दूसरों के स्टैंडर्ड से अपने आप को जज करते हैं और अपनी सेहत खराब करते हैं? अनम बिल्कुल, ये तो आपने 110%। अगर आप किसी को लेके इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाओगे और आप उसको अपनी बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अब देखें जुगनापी, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो मेरा कभी भी नहीं हो सकता। चाहे आपकी मेहरबानी कि आज आप अपने मुंह से ये खुद कह रही हैं, क्योंकि इस बच्ची को लिटरली मैं पकड़ पकड़ के कहती थी कि अनम जो कर रही हो अपने साथ मर जाओगी। हाँ मत करो जी। आप मुझे हर दफा जब भी शो आप कहती थी बस कर दो बस कर दो बस कर दो। बात ये कि देखो अच्छी खुराक खाओ, एक्सरसाइज करो, अपने आप को उन सब चीजों की तरफ लेके जाओ जो तुम्हें हेल्दी करेंगी। हेल्दी मोटा नहीं, हेल्दी करेंगी, एक तुम्हें अच्छी तुम्हारे लाइफ स्पैन को लंबा करेंगी। बिल्कुल। आज की गलत हरकतों से अगर आप अपनी जिंदगी का टाइम 20 साल कम कर रहे हैं, ऐसा ही है, तो ये क्या बात हुई भाई? बिल्कुल। हमारे मुल्क में क्यों 60 साल 60-65 पे लोगों की डेथ हो जाती है? बिकॉज हमारी खुराक बुरी है। बाहर के मुल्क में 90 साल की खातून जो है वॉकर पे खुद ग्रोसरी लेने जा रही है। क्यों? हमारे यहाँ तो सबसे पहले डाइट को यही कॉन्सेप्ट है, ओ खाना बंद कर दो। बस जब आप खाना बंद कर दोगे, जाहिर बात है आप वो प्रोटीन्स, वो फाइबर, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे अपनी बॉडी के अंदर, आप डेफिशिएंसीज आ रही हैं। और आप खाएं, ये चीज़ें खाएं, लेकिन टाइमिंग है। टाइमिंग। मुझे निहारी की क्रेविंग होती है, मैं नाश्ते में खा लेती हूँ। बिल्कुल। मैं लंच स्किप कर जाती हूँ, और स्किप का मतलब ये कि मैं कुछ फल खा लेती हूँ। उसके बाद रात को 7 बजे से पहले कोशिश करती हूँ कि खाना खा लूँ, लेकिन
एट द सेम टाइम अगर मेरे पास टाइम अब बिल्कुल शॉर्ट है और सोने का टाइम भी हो रहा है और भूख बहुत लगी हुई है, तो थोड़ा सा कुछ खा के ज़रूर सोऊंगी, क्योंकि भूखे पेट सोना भी अपने जिस्म पे ज़्यादती है। बिल्कुल। खैर, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुलाकात होगी शेफ़ अनम शेख के किचन में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको आ रही होगी आवाज़ ऑयल की, क्योंकि कुछ तेल गरम किया जा रहा है। जी। क्या करने वाली है अनम हमारे साथ? कहीं कढ़ाई में आज मुझे तो नहीं आपने डाल देना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं, मुर्गी को डालेंगे। और आज जो बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं स्मोक चिकन बिरयानी। अच्छा, ये जो चिकन बिरयानी जो है, ये आप इसको कह लें कि ये प्रॉपरली इंस्पायर्ड है बॉम्बे बिरयानी से। ठीक है, हम इसके अंदर जो मसाला जात यूज़ करेंगे, क्योंकि अब जब जाओ लेने के लिए कोई भी डब्बा मसाले का, हाँ, तो बॉम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी, रेगुलर बिरयानी, पुलाव बिरयानी, बड़ी वैरायटीज आ बहुत। गई। अब तो इतनी मतलब वैसे भी लाहौर में तो बहुत टाइप की बिरयानी मिलती है। अच्छा, बॉम्बे बिरयानी सब कहते हैं है कराची की, मैं तो खुद लाहौर पंजाब पुलाव का है, पुलाव का है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट एक जो मेरा गिला होता है कराची की बिरयानी से, इतनी मिर्चें और इतना गरम मसाला होता है कि हार्ट बर्न हो जाता है। तो जो भी रेसिपी बता रही हो ऐसी बताओ जिससे जो बच्चे बड़े सब खा सकें, क्योंकि आपको पता है बच्चे बहुत ज्यादा जब मसाला हो जाता है ना, आई एम नॉट सेइंग कि मिर्चें ना हो, मिर्चें तो बच्चे खा ही लेते हैं, लेकिन वो जो गरम मसाला होता है ना, उससे इतना हार्ट बर्न होता है कि अगर रात को खा लो तो फिर आपकी सारी रात, बिल्कुल मतलब रात ख़राब है आपकी। अच्छा, सिंपल जो है इसके अंदर, क्योंकि बॉम्बे बिरयानी का एक रीज़न ये होता है कि आप उसकी पूरी बिरयानी को खोलते नहीं हैं। तो जब आप पूरी बिरयानी को खोलते नहीं तो जैसे जैसे आप नीचे की साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे मसाला ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब आपने हमेशा बिरयानी प्लेट में या प्लेटर में अपनी डिश में निकालनी है तो आपने मिक्स एंड मैच करके निकालनी है कि थोड़ा मसाला आना चाहिए, थोड़े आपकी येलो राइस, थोड़े आपके वाइट राइस आने चाहिए, तो ही इसकी कॉम्बिनेशन होगी। तो अब आप जो है इस तरफ आ जाए, आप स्टार्ट करें चिकन की मैरिनेशन। इधर आ जाए शेफ, तू है किचन ताड़ा है, खाने में आके पकाओ। अच्छा जी, हाँ। सबसे पहले जो है ऑयल में क्या करना है? ऑयल में सबसे पहले जो है ये मैंने पोटैटोस को फ्राई करना है। बस ध्यान से डालिएगा कि ऑयल का टेम्परेचर हो गया हुआ गरम। और इसको मैंने डिप करके रखा हुआ था येलो फूड कलर के अंदर या आप ऑरेंज फूड कलर के अंदर, किसी में भी आप इसको जो है वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो रेसिपी के लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त 1 किलो, प्याज 4 से 6 अदद, टमाटर 4 से 5 अदद, आलू इसमें 4 से 5 अदद जाएंगे, अदरक लहसुन पेस्ट 3 खाने के चम्मच, सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, तेज़ पत्ता इसके अंदर 3 अदद जाएंगे, काली मिर्च 10 अदद जाएंगी, छोटी इलायची 5 अदद, लौंग 4 से 6 अदद, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा। इसमें बॉम्बे बिरयानी मसाला थोड़ा ऐड करेंगे, 1 पैकेट वो जाएगा, दही 1 कप, चावल 1 किलो, हरा धनिया 1 कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, तेल इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब जाएगा, ज़र्दा रंग हस्बे ज़रूरत, काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। बहुत ही सिंपल और क्विक बनने वाली हमारी ये रेसिपी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने 1 केजी चिकन ले लिया है और 1 केजी चिकन को सबसे पहले हम करेंगे मैरिनेट। अच्छा, ये प्रोसीजर जो मैं अभी करने लगी हूँ, अगर आप ये 1 रात पहले कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि बिरयानी का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। प्याज भी आपके ब्राउन हुए जी, प्याज भी ब्राउन हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने इसके अंदर अभी पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, फिर आप उसके अंदर उसको और अदरक लहसुन पेस्ट पहले होगी? जी, सब इसी के अंदर जाएगा और फिर उस ऑयल के अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्याज तो ऑलरेडी ब्राउन है। अच्छा, आपने क्या करना है कि इसके अंदर हम ये हाफ के करीब जो है प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद साथ में ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तकरीबन क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आप चीज़ों की क्वांटिटी भी जो है वो ज़्यादा कर देंगे। अच्छा, ये जो साबुत गरम मसाला जितना भी है उसको सारा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अच्छा, अगर आपको इस फॉर्म में ये नहीं पसंद तो आप इसको बेशक क्रश करके भी डाल सकते हैं, ये आपके पास एक चॉइस है। इस तरह से आपने ये सारा मसाला जो है इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद हम इसके अंदर ये जो हमारा बिरयानी मसाला है, बॉम्बे बिरयानी मसाला, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। चलिए, साथ ही हम इसके अंदर 4 से 5 अदद आलू बुखारा और इमली इसके अंदर डाल देंगे एज इट इज़। आपको उसको सीडलेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, बट अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक सीडलेस कर दें, यानी कि या आप स्किप भी कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास स्किप की भी ऑप्शन है अगर आपको नहीं पसंद। फ्लेवर चेंज हो जाता है ना यार। लेकिन इससे एक चीज़ जो कनापी बड़ी अच्छी सी आती है कि जब आप इसको इसके अंदर ऐड करते हैं तो
बहुत अच्छा सा जो है एक फ्लेवर अरोमा आ आपके जाता जी आता है। और फिर कहीं कहीं अगर आपको आलू बुखारा अगर आपके बाइट में आ रहा है तो वो भी एक बड़ा मज़े की होती है मज़ेदार जी। इफेक्ट आता है। अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब, मतलब कि 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, और इसी तरीके से हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून, और बस इन्नी मिर्चा, देखिए बॉम्बे बिरयानी बन रही है, थोड़ी सी तो स्पाइसी होगी, और अगर बिरयानी स्पाइसी ना हो तो उसका फ्लेवर नहीं आता। जिन्नी में कह रही है मिर्चा कम पाओ नहीं है कुड़ी मिर्चा अच्छा पानी जी, जानी है। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने जो है पैकेट का मसाला भी ऐड किया है, तो उसके अंदर भी नमक होता है, तो आपने नमक जो है वो ध्यान से बैलेंस करके ऐड करना है। तो नमक हस्बे जायका जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी हल्दी, लाइक ½ टीस्पून के करीब, और जो सूखा धनिया है हम इसके अंदर डालेंगे पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब भर के आप इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। साथ में हम चाहूँगी कि हम इसके अंदर मिक्स करें जी, करें। क्योंकि वो बाहर आ जाएगा सारा कुछ। हाँ जी, और इससे मसाला भी हमारा ज़रा बेहतर हो जाएगा। अच्छी अब हम तरीके अगर से। इसी में दही डाल देंगे तो इसमें 1-2 चम्मच, तो वो मैं मिक्स करके इसमें डाल जी, तो अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब जो है वो योगर्ट ऐड करेंगे। दही। हाँ बिल्कुल अच्छा, इसके आप राइस एक दिन पहले अगर तैयार कर लेना, जी, एक करने बिल्कुल। वाले, एक कनी वाले आपने राइस करने हैं, और बासमती राइस अगर आप करेंगे तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यूजुअली लोग जो होते हैं वो कर लेते हैं इसके अंदर सेला राइस ऐड कर लेते हैं, तो सेला राइस का जो है वो वाला फ्लेवर नहीं आ पाता। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सेला राइस यूजुअली अच्छे लगते हैं बिरयानी पर्पस के लिए, तो आपने इस तरह से जो है ये चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, अब थोड़ा सा हैंडफुल मैं इसके अंदर पुदीना, हरी मिर्चें, अच्छा ये बाकी की दही नहीं डालनी? नहीं, बाकी की दही नहीं डालें, और ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब लास्टली बेशक आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर लीजिएगा, ये जो आलू बुखारा और इमली है, और ये जो थोड़ा सा मैंने प्याज बचाया ये हम यूज़ करेंगे जब हम दम लगाएंगे, Decoration और और उसके लिए। ये भी, और टमाटर भी इसी तरीके से एज इट इज़। अब इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके आपने इसको रख देना है। अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट कर लें, लेकिन मिनिमम जो है 2 घंटे आपने इसको मैरिनेट करना है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट ऑफ टाइम है, तो हम राइट अवे ही इसको जो है वो कुक करेंगे। वो एक्चुअली हम ऑन द स्पॉट आपको तैयार करके देते हैं चीज़ें, तो वही बात है ना, अगर आपने राइस पहले के तैयार किए हुए हैं और उस राइस के साथ आपने, बिल्कुल आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए। हाँ जी, जुगन आप कपड़े पे जा सकते, बस इस तरह से ये सारा। अब आपने इसकी करनी है बहुत अच्छे तरीके से भुनाई, इतनी भुनाई होनी चाहिए कि आपका जो चिकन का कलर है वो स्लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए। जैसे ही वो लाइट से गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा हम उसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके उसको थोड़ी देर कुक करेंगे, तो ये जो हमारे फ्राइड आलू हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे, और फिर हम इसको कवर कर देंगे खासा कोई 15-20 मिनट के लिए। इतना इसको पकाएंगे कि इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। लास्टली हम इसके अंदर जो है गरम मसाला और काली मिर्च डाल के इसको फाइनल कर देंगे। उसके बाद आप चाहें तो अगर आपका पैन कोई बड़ा है तो उसी पैन के अंदर जिसमें आपने अपना ग्रेवी रेडी की है उसी में आप ऊपर राइस डाल दें, उसका बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आता है। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड किया है, आप चाहे तो थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी ऐड करें, क्योंकि जो बॉम्बे बिरयानी का कलर होता है वो थोड़ा सा ज़रा ऑरेंजिश साइड पे ज़्यादा होता है, तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि अगर आप उसके अंदर करना चाह रहे हैं तो आप कर लें, स्किप करना चाह रहे हैं तो स्किप कर दें। बिल्कुल सही। एंड अब अगेन चिकन जब आप डालते हैं, कोई भी ठंडी चीज़ डालते हैं जी, चाहे नॉर्मल रूम टेम्परेचर के भी बिल्कुल, हो, तो ऑयल ऑयल के का अंदर टेम्परेचर नीचे वो आएगा ऑयल का ही। टेम्परेचर नीचे आता है, तो थोड़ा सा आप उसको ऊंचा कर दें, जैसे ही टेम्परेचर मैनेज हो जाएगा तो आप उसको नीचे कर दें। बिल्कुल। अब हम इसको बस पकाएंगे, और वहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 टमाटर जो है वो ब्लेंड करके रखे हुए हैं, वो ग्रेवी में जाएंगे, थोड़ी देर कुक होगी, पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा, तो जुगन आप ही अब बस असेंबलिंग का काम रह गया है। इसी यही तो बात है कि अगर आपने ये चीज़ें बनानी है, अगर आपको इंटरेस्ट है कुकिंग के अंदर, और बाय द वे ये तो इतनी इजी रेसिपीज है, लड़का लड़की हर कोई बना सकता है, बना सकता और है, हाँ। हमेशा एक ही बात हम कहते हैं कि खाना बनाना आना चाहिए। हर बंदे को, चाहिए। हर औरत को, हर ट्रांसजेंडर, हर जेंडर के बंदे को खाना बनाना आना चाहिए। ये जिंदगी में एक लाइफ स्किल है, और जुगन ये आप कोई ही- ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई मर्दानगी या इन चीज़ों के इश्यूज होने चाहिए। आप, मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी के अंदर आप जितने मर्जी मॉडर्नाइज हो जाए, आपके घर पे कुक्स आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन जिन लोगों को खाना नहीं बनाना आता और उनके वो घर का खाने उनके का घर खाना खाने जायका का भी नहीं ठीक होता। बिल्कुल 110%। अभी इस बात से मैं रिलेट करूँगी, कल मैं किसी एक जगह पे बैठी हुई थी जुगन आपी, और उनके बच्चे बड़े प्राउडली ये बात कह रहे थे कि हमें तो खाना नहीं बनाना था, हमें तो एक अंडा भी फ्राई करना नहीं आता।
अंडा फ्राई करना तो मतलब कि ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, सॉरी टू से, कि अगर आपको खाना नहीं बनाना आता तो ये बिल्कुल भी एक प्राउड बात नहीं है। आपको खाना उतना तो आना चाहिए कम से कम कि आप अपनी ज़ात के लिए कुछ कर सकें। एग्जैक्टली मतलब हर चीज़ के लिए अम्मा को ही देखना है। हाँ जी, आई मीन एट दी एंड या अम्मा या अब्बा को। मैं ऐसे घरों में भी देखूँ कि घर के जो मर्द हैं वो भी बनाते हैं और बच्चे जो हैं वो कहते हैं हमें तो अंडा भी नहीं बॉईल करना आता है। आप फ्राई करने की बात करें, उनको बॉईल नहीं करना आता। इट्स वेरी 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 एक तो गलत बात है। पूरी दुनिया में लोग अगर आप देखें, अब जैसे कि यंग लोग जो होते हैं, आप अगर वेस्ट में देखें तो 8-10 साल की उम्र पे वो घर में अपनी घर के कामों में हेल्प करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। छोटे छोटे बच्चे अपने कमरे के खिलारे से ही खुद ही सीधे कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। जुगना भी आपको याद है कि जब आप हमजा को भेज रही थी तो उससे पहले आपने उनको कितनी ट्रेनिंग्स दी थी, हर चीज़ की ट्रेनिंग। और अफसोस इस बात का हुआ, अपने आप पे मैं हैरान थी। और उसके बाद मैंने कहना शुरू किया कि यार सीधी बात है, आई डोंट वांट कि कल को घर कोई लड़की ब्याह के आए बिल्कुल और वो कहे कि यार एक बंदे नहीं कि मतलब मेरा बेटा जो है उसके हर काम वो कर रही है और उसकी कोई हेल्प और सपोर्ट नहीं है। और अगर वो होम मेकर भी चूज करती है, जो उसकी अपनी चॉइस है वो करे बच्ची, लेकिन बात ये है कि फैसिलिटेट करने के बजाय हम अजाब बना देते हैं लड़की और मतलब हमारे पाकिस्तान में खासतौर पे बड़ा ट्रेंड है कि जो खासतौर पे जो लड़के हैं वो बिल्कुल ऐसे करते हैं कि पानी भी सामने पड़ा, मतलब ये मैं अपनी फैमिली की आपको बात बता रही हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रही, तो उनमें ये होता है कि पानी भी सामने पड़ा है तो आप अपने सामने वाले बंदे को देखेंगे और आप उसको कहेंगे कि ये ग्लास में पानी जो है वो भी आप ही डाल दें, तो मतलब फिर खाना भी हम ही खिला देते। नहीं तो मजे की बात तब होती है ना जब जब मियाँ बीवी दोनों घर आते हैं काम से। हाँ। मियाँ कहते हैं जरा मुझे चाय बना दो, नाश्ता अब खाना निकालो, फ्रूट काट के दे दो। ओ भाई वो भी काम करके आई है, ओदी जात भी तरस खा लो। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड देखें, मर्द अगर सारा दिन काम करके घर आता है ना, और औरत घर पे भी होती है, तो वो भी सारा दिन काम कर रही होती है। एग्जैक्टली। आपको कोई बंदा जुगनापी सीट पे बिठाने के लिए थोड़ी बुलाता है। बिल्कुल। जब आप आ रहे हो किसी जगह पे काम करने के लिए, दैट मीन्स वो आपसे उतना ही काम करे जिसका वो आपको पे कर रहे हैं। तो अगर सेम गोज विद ये, मतलब मेल के साथ भी यही है कि अगर वो काम करके आ रहे हैं, दैट मीन्स वो काम करके आ रहे हैं, तो सेम फीमेल के लिए भी यही चीज़ ही लागू होती है कि आप दोनों को भाई दूसरे के लिए वो पसंद करो जो अपनी जात के लिए पसंद करते हो। बिल्कुल। और कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, ये तो लाड और प्यार है कि एक दिन काम से बीवी आई तो हस्बैंड ने चाय का फॉर एग्जांपल कप तैयार कर दिया और कहा ये ले आए बैठे, आज मैंने खाना भी रेडी कर दिया, आज तुम रिलैक्स करो। एग्जैक्टली। इससे प्यार बढ़ता है, इससे ताल्लुक ज्यादा करीबी होते हैं। दुनिया और लोगों की दकियानुसी बातें और नेगेटिव चीजें जिनमें आ जाता है कि दुल्हन मरीद हो गया है, अपनी बीविया से खाने बना रहा है, उनकी खिदमत कर रहा है। बहुत अच्छी बात की है कि वाकई ये तो लोग सबसे पहले ये अल्लाह की कसम मियाँ बीवी सेट होते हैं। हाँ। और वो माशरे वाले बातें कर करके ताल्लुक खराब करते हैं। वो आदमी जो बड़ा प्राउडली कहता है मेरी बीवी जो है वो वर्किंग लेडी है, वो ये करती है, वो करती है, वही फिर कल को कहता है घर बैठ जा, क्योंकि 70 लोग उसे आके कह सकते हैं तू अपनी बीवी की कमाई खाता है। ऐसे ही आप बेशक अब इसमें टमाटर ऐड कर दें। टमाटर ऐड कर दो, डन, ग्रेट। और इसके साथ ही मेरे ख्याल से अब हम इसको जरा एक दफा वो करके एक बात मैं जरूर कहूँगी और फिर हम इसको कवर कर देंगे। बिरयानी क्योंकि एक दिन पहले बना के रख लें तो वो इतनी मजे की नहीं होती। बिल्कुल। अगर आप रश में हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि आपने ये चिकन वाला मसाला रेडी कर लिया, आपने राइस बना लिए एक दिन पहले, आलू आपने ऑन द डे फ्राई किए और उसके बाद आपने असेंबल कर दिया एंड यू आर गुड टू गो। एग्जैक्टली। बस आपने चिकन को अगर मैरिनेट हुआ है और आपके राइस बॉईल है ना, मतलब कि आपकी बिरयानी बनी हुई है। एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। और हम तो आपके साथ वैसे ही व्यूअर्स झटपट रेसिपीज शेयर करते हैं, हम तो वो रेसिपी आपके साथ शेयर ही नहीं करते जो घंटों लगाती है। इवन निहारियाँ हो गई, हलीम हो गई, हम आपको पाए हो गए, हम क्विक से क्विक रेसिपी बताते हैं। एग्जैक्टली। और जिस चीज का पहले से काम करना होता है वो भी हम गाइड कर देते हैं। बिल्कुल। देखो पाए जब तक पक्के ना देचकी के अंदर प्रेशर कुकर में वो फ्लेवर नहीं आता। बिल्कुल। आपने बनाना है तो बना सकते हैं। बिल्कुल। और पाए जो है वो कुछ रेसिपीज होती हैं जिनको कहा जाता है स्लो कुकिंग। पाए एक ऐसी चीज़ है जो स्लो कुकिंग है, जब तक उसको 4 से 5 घंटे आप नहीं देंगे आपको वो लज्जत और वो चिपचिपाहट जो आपके हाथों में जब आप पाए खाते हैं तो वो आती है, वो कभी भी प्रेशर कुकर से नहीं आ सकती। सो द पॉइंट इज जो भी चीज़ बनानी है अव्वल तो उस चीज़ को कमिटी ना करे ना बनाने को, जो आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और जो आपको वो करेगी। ऐसी ऐसी चीज़ें बना ले या हाफ डन कर ले, जो हम अक्सर कहते हैं हाफ डन कर ले और अगले दिन ही उसको यूटिलाइज कर ले। बिल्कुल। मेरी कज़न क्या करती थी कनाडा में,
बिरयानी का मसाला ये तैयार कर लेती थी, एक पोर्शन बना लेती थी हाँ। और फिर जो दूसरा पोर्शन है वो उसके अगले हफ्ते, मेन चीज़ तो ये ना कि ये पका हुआ है, बिल्कुल जितनी देर में चावल उबल रहे हैं उतनी देर में आलू आपने कर लिए। बिल्कुल। और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करती थी कि वो अक्सर जो है वो जो गाजर और मटर भी डाल देती थी साथ में, ताकि तो वो vegetable आलू कभी- गाजर मटर चिकन आप बोले राइस हाँ कंप्लीट मील कंप्लीट मील, आपको सब कुछ एक ही में मिल गया। और रायता सलाद भी जरूर सर्व करें, क्योंकि देखिए बिरयानी क्योंकि इन इटसेल्फ मुकम्मल मील होती है, उसके साथ अगर चटनियाँ हो, रायता हो, सैलेड हो, बिल्कुल तो वो उसके फ्लेवर को इन्हांस कर देता है। एग्जैक्टली। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मॉर्निंग एट होम कंटिन्यू करेगा। अनम ने ऑयल में से आई थिंक पोटैटोज भी निकाल लिया, बाय द वे इनकी ये लुक होनी चाहिए, हाँ जब जी। आप इनको बाहर निकालते हैं ना तो इनकी ये लुक होनी चाहिए। अब ये फ्राइड। ऑलमोस्ट 70% कुक हैं, अभी 30% इसमें कसर दम है, में पकेंगे, तो ये हाँ। दम में पक जाएंगे 30%। Awesome. यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब जैसे कि हमने सेहत की बात की, मैं अब आपसे बात करना चाहूँगी तालीम की। एक बात बताऊँ व्यूअर्स, इंसान की अगर ज़िंदगी में स्ट्रेसेस और टेंशनें कम करनी है ना, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो बेहतरीन तरीका तालीम है। जहाँ सेहत बहुत अहमियत रखती है वहाँ पे एजुकेशन भी, क्योंकि जिस मुल्क का हेल्थ और एजुकेशन का सिस्टम सीधा हो जाता है व्यूअर्स, वहाँ पे 90% मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, हमारे साथ चौधरी जमशेद शरीफ बुग हैं, बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हैं एट वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड गेस्ट स्पीकर हैं एट वेरियस सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, आपकी नज़र में हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क तो छोड़ दें ना, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, किसी भी मुल्क से हट के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए तालीम कितनी अहम है? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने इस अहम मौजू के लिए मुझे दावत दी। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा तालीम के हवाले से, जो अभी आपने बात की कि ये कितनी अहम है। फिर मैं थोड़ी सी ओवरऑल बात करूँगा। किसी भी माशरे के अंदर जो, अगर आप इंसानी हिस्ट्री देखें तो इंसानी हिस्ट्री हमें ये बताती है कि किसी भी माशरे के अंदर जो उसका अरूज और ज़वाल है, उसके अंदर तालीम का बहुत अहम किरदार रहा है। अभी भी अगर आप देखें, जो तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनका जो उनके अंदर सिर्फ फ़र्क जो है वो सिर्फ तालीम का है। जिस मुल्क के अंदर, जिस माशरे के अंदर तालीम ज़्यादा है, जिस माशरे के अंदर तालीम ज़्यादा है वहाँ पे लोग तरक्की याफ्ता हैं, और जिस माशरे में तालीम कम है वहाँ पे लोग तरक्की पजीर हैं। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि तालीम की अहमियत कितनी है। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी यहाँ बात करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। बिल्कुल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदी जो थे, जब जंग के दौरान वो कैद होते तो कैदियों की रिहाई के लिए यही शर्त रखी थी कि आप मुसलमानों को जो है वो तालीम दें। बिल्कुल। तो ये बात इस बात की अलामत है, ये ज़ाहिर करती है कि जो इल्म है, जो तालीम है, उसकी कोई हद नहीं है। तो मैं सबसे पहले आफ्टर पार्टीशन की बात करूँगा। तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब ने फरमाया था कि तालीम आपके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। ये अगर आपने दुनिया के अंदर बावकार और खुशहाल और इज़्ज़त के साथ रहना है तो आपको तालीम की अहमियत पे ज़रूर ज़ोर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं, अगर तालीम का लेवल इसी तरह कंटिन्यू किया, बहुत से लोग अभी भी बच्चों को घर पे रख लेते हैं, बेटों को भी ऐते नलायक ऐते काम नहीं कहते, पढ़ता नहीं है, नुकामते ला दो, इसके नुकसान ज़रा बताएं। ये देखें, ये बहुत ज़रूरी तो है, हाँ। लेकिन नुकसानात जब तक व्यूअर्स नहीं समझेंगे, मेरा नहीं ख्याल वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, 8, 9, 10 बच्चे पैदा करते हैं इस ख्वाहिश में कि हमारे बेटे हो जाएंगे ज़्यादा। जी बिल्कुल। तो 8 बेटियां हो गई, 2 बेटे हो गए। अब 2 बेटों को तो फिर भी तालीम दे दी, बेटियों को घर पे बैठा दिया, और 2 बेटे जब तालीम के में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे तो फिर उनको किसी को परचून की दुकान पे लगा दिया कि तू खड़ा हो जा, किसी को चाय के ढाबे पे लगा दिया। ये भी तो प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात की, और ये बड़ा क्रूशल इशू है हमारे माशरे का। मैं थोड़ा सा अगर आपको बात बताऊं जी, किसी भी समाजी और माशी तरक्की के लिए तालीम का किरदार बहुत ज़रूरी है। जो नुकसानात की आपने बात की, ये समाजी जो तालीम है वो एक्चुअली अफराद को
मुआशरे को और अदारे को ये इस काबिल बनाते हैं कि उनके अंदर जो एक सालियत है मुआशरे को अच्छा डेवलप करने के लिए, उनको तालीम प्रमोट करती है। तो आप मुआशी तौर पर और समाजी तौर पर आप कमज़ोर रह जाते हैं। आप दुनिया को कम्पीट करना तो बहुत आगे की बात है। ये ओवरऑल नुकसान है जो हम तालीम नहीं देते बच्चों को। अच्छा, मैं जो साइंस एक बड़ी सिंपल सी ना अक्सर व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। देखें, आप एक बच्चे को तालीम देते हैं, चलें एक तरह से आपको लगता है कि ख़र्चा है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह तो वैसे ही आपको फ्री एजुकेशन देते हैं। आपने बच्चों को पढ़ा लिया, जब आप कल को अपने बच्चे को एक्चुअली चाहते हैं कि वो आपकी सपोर्ट करे या आपको हेल्प आउट करे, उस स्टेज पे उसको अच्छे पैसों की जॉब लगेगी या वो कोई अपनी बिजनेस कर लेगा। आप देखिए गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करी है एंटरप्रेन्योरशिप को और लोन्स दे रहे हैं, लैपटॉप से। वो क्यों? तालीम याफ्ता हुए, अच्छी नौकरी मिली, सिर्फ एक बंदा नहीं पूरा घर खुशहाल हो गया। ऐसी है। आपने 10 या 12 साल के बच्चे को स्कूल से निकाल लिया या उसको स्कूल ही नहीं भेजा और फिर उसको किसी के घर नौकरी पे लगा दिया, वो सारी ज़िंदगी किसी के घर में नौकरी ही करेगा और इतने कम अमाउंट की करेगा कि वो अपना गुजारा नहीं चला पाएगा, वो घर का क्या गुजारा चलाएगा। अगर हमने फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना जी जी, और बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा करना कि वो घर में पैसों के मामलात में मदद करेंगे, तो ये भी ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा इसमें मैं आगे ऐड करता हूँ। ये जो अभी आप बात कर रही हैं, इसके अगर देखें हमारे तकरीबन 22.5 और 6 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल है। जो स्कूल एज है, पॉपुलेशन जो है उसके 22.6 मिलियन पीपल्स जो हैं, बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अब जो दूसरी आपने बात की कि बच्चों को हम पढ़ा लेते हैं, अब जो मार्केट की डिमांड है और जो हमारा एजुकेशन सेटअप है, ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, जिसकी वजह से आगे अपॉर्चुनिटी उस तरह की नहीं मिलती। ये तो उन लोगों के लिए है जो पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी का कल्चर आप थोड़ा सा देखें तो वहाँ पे सिर्फ हम जो है ना इसलिए आते हैं कि हमें पीस ऑफ पेपर मिल जाए। उसके अंदर चूँकि थेरी इन्वॉल्व नहीं होती, जहाँ पे थेरी प्रैक्टिकल चीज़ें इन्वॉल्व ना हो, थेरी इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा गैप बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारे यहाँ चूँकि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके अंदर चूँकि मार्केट ड्रिवन नहीं है, तो इसलिए जो एजुकेटेड कम्युनिटी है हमारी, उनको भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पहली तो बात ये है, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ऑल्दो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब तक वो मार्केट ड्रिवन नहीं होगी तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है। सर देखिए, अगर एक बंदा 2 लाइनें नहीं पढ़ सकता तो उस बंदे को गवर्नमेंट कितना को हेल्प कर सकती है? आप समझ रहे हैं? मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एजुकेटेड है। नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट तो उनकी भी मदद करना चाहता है। जी बिल्कुल। जो क्योंकि मुझे पता है जब कभी भी किसी अपर मैनेजमेंट का सीएम साहिबा से भी अगर कभी मुलाकात हो तो वो भी यही कहती हैं। जी जी बिल्कुल। वो कहती है हम हर बंदे को हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन काम अपनी बिजनेस चलाना, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ आना है, थोड़ा बहुत तो लिखत पढ़त आनी चाहिए ना, वरना जो आपके अंडर लोग काम कर रहे होंगे वो आपको खा जाएंगे। नहीं, मैं इसकी थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा बाई गांव है ननकाना साहब में, नवाकोट के नाम से है। मैं वहाँ पे हमारे प्राइमरी स्कूल है। अब मैं यहाँ पे ना सिर्फ हम सारी बात गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, तो हमारी जो कम्युनिटी है ना उसकी भी कोई जिम्मेदारी है। तो वहाँ पे ये हुआ है कि मेरे ताया के बेटे हैं, बड़े भाई हैं, वो उन्होंने प्राइवेट स्कूल, जो वहाँ पे पब्लिक स्कूल है वहाँ पे प्राइवेट टीचर दिए हुए हैं। वो प्राइवेट टीचर्स को वो प्राइवेट लोग पे करते हैं। अब उससे हुआ क्या है कि वहाँ की जो स्ट्रेंथ है, वहाँ की जो इनरोलमेंट है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। चूँकि मैं देख के ये हैरान हो गया कि हमारे गांव के अंदर अभी भी बेटियाँ एमफिल हैं, जिन्होंने अभी नो डाउट कि एक्सेस नहीं है एजुकेशन की, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने उनको एमफिल करवा दिया है। अब चूँकि मैंने अगली आपको बात की, चूँकि मार्केट के अंदर सोशो कल्चर हमारा इस तरह का है, स्पेशली फ़ीमेल के लिए उनको अलाउ नहीं करता कि वो आगे जाके उस तरह की जॉब करके अपना रोल कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर वो डाल सकें। एक तो ये बहुत बड़ा फुकदान है हमारा। हम हर चीज़ गवर्नमेंट में डालते हैं, कम्युनिटी की जो पार्टिसिपेशन है एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लोग इस साइड पे इतना ध्यान नहीं देते, इतना ज़ोर नहीं देते, इस वजह से वो साइड भी अभी हमारी जो है वो कमज़ोर है, वीक है। ओके, अब यहाँ से मैं बात को एक और डायरेक्शन में ले जाना चाहूँगी, उसके बाद फिर ख़वातीन, बच्चे, ट्रांसफ़र की हम बात करेंगे। सर, ये जो एक अदम बर्दाश्त, एक इनटॉलरेंट लहर आई हुई है, जी जी, एक तो अदम बर्दाश्त हो गए, दूसरी तरफ एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। लिबरल हो रहे हैं तो इतने लिबरल हो गए कि झल्ले ही हो गए। जी जी बिल्कुल। और अगर दूसरी तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इतने एक्सट्रीम पे जा रहे हैं कि लिटरली बात कत्ल गारत पे आई है। तो मुझे बताइए कि तालीम का इस सोच को बदलने में
और हमारे मुल्क को मज़ीद पॉजिटिव बनाने में क्या रोल होता है? बिल्कुल, ये बहुत आजकल के टाइम के अंदर ये जो है पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मसला है। मैं ना थोड़ा सा इसमें बात करूँगा कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, जो प्राइमरी लेवल का है, वहाँ पे हमें अखलाकियात के ऊपर बहुत ज़ोर देना पड़ेगा। एक अखलाकियात के ऊपर और दूसरा समाजी जो तरक्की है, समाजी तरक्की के अंदर जो समाजी आपकी ज़िम्मेदारी है वो हमें प्राइमरी लेवल पे बच्चों को सिखाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी मैं आगे बात करूँगा, इससे थोड़ी सी ज़्यादा आगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ क्या वजह है। एक सवाल है, ये मेरे ज़हन में बहुत टाइम ये आता है और ये मैं सवाल हर जगह पे करता हूँ। क्या वजह है कि पहले लोग कम पढ़े लिखे थे, हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम था, लेकिन लोगों में अदब ज़्यादा था। आज हमारा लिटरेसी रेट 62 पे है और अदब भी कम हो गया और करप्शन रैंक पे भी हम 140 के राउंड चले गए हैं। तो हमें ये थोड़ा सा देखना है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर वीक पॉइंट क्या है। और एक और मैं आपको बात करूं, जो हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो तो यही होना चाहिए था कि उसके अंदर अखलाकियात और समाजी ज़िम्मेदारी सबसे अवलीन तरजीह होनी चाहिए थी। इसके ना होने की वजह से एक तो ये है कि हमने दूसरों का एजुकेशन सिस्टम लिया हुआ है। जब आप दूसरों का एजुकेशन सिस्टम लेते हैं तो वो आपकी रूह तक को झंझोल देते हैं। क्योंकि देखिए भाई, एक बात है, जिस मुल्क में ऑलरेडी पेरेंट्स तालीम याफ्ता नहीं होते, इखलाकियात तो उनको तब समझ आएगी ना। क्योंकि आई नो के लोगों के जहन में ये भी सवाल आएगा कि इखलाकियात तो माँ बाप को सिखानी चाहिए, यकीनन सिखानी चाहिए, लेकिन अगर माँ बाप तालीम याफ्ता है, देखिए हमारी कौम बहुत मासूम है, उनको जो बात कारी साहब समझाएंगे वो उसको अपने पल्ले बांध लेंगे, उनको जो बात टीवी पे नज़र आएगी वो उसको भी मान लेंगे, क्योंकि जब आप एजुकेटेड नहीं होते तो जो आप सुनते हैं आप उस पर यकीन कर लेते हैं। इसमें उनकी मासूमियत है, लेकिन ज़्यादती है कि हम फिर उन माँ बाप से उम्मीद करें कि वो बच्चों को 100% अखलाकियात सिखा पाएंगे, वो खुद नहीं जानते। इसीलिए तो ऐसे माँ बाप के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में डालें, ताकि स्कूल वो रोल अदा करे जो माँ बाप को एक्चुअली करना चाहिए था। नहीं, ये देखें, ये जो आप बात कर रही हैं ना, ये अभी एकदम से तो चेंज नहीं होने वाला। नहीं, मैं इसके हम अंदर ये गुफ्तगू इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि हम बिल्कुल मैं इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो है ना, आपने पहले बात की, मैं यहाँ पे जो है ना औरतों की एजुकेशन के ऊपर जोर दूंगा। यहाँ पे ये जो आपने बात की, क्योंकि जो पहली बच्चे की दरसगाह वो तो माँ की गोद है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उनकी औरतें उनके शाना बशाना ना खड़ी हों। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ये मैं मान ही नहीं सकता कि किसी भी मुल्क की, किसी भी मुआशरे की, किसी भी कौम की जो ख़वातीन है वो तलीम और तरबियत याफ्ता ना हो और वो जो कौम है वो तरक्की कर सके। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप औरतों को तलीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता बनाएं, चूँकि पहली बच्चे की दरसगाह माँ है। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा, वो क्या था, वो अंग्रेजी के बड़े किसी फेमस बंदे ने कहा था कि गिव मी एन एजुकेटेड मदर एंड आई विल गिव यू एन एजुकेटेड मदर्स एंड आई विल गिव यू एन एजुकेटेड नेशन। मतलब अगर आपको एक कामयाब मुल्क चाहिए तो उस मुल्क की ख़वातीन के लिए तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि औरत बच्ची पहले तालीम हासिल करती है, उसके बाद शादीशुदा होती है। बिल्कुल ऐसे और अगर आप एक बच्ची को तालीम याफ्ता नहीं करते उसको, और देखिए बेसिक ह्यूमन राइट है, राइट ऐसी हर इंसान का राइट है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो बंदा डिफरेंट है, कुछ जो भी उसकी जिन्स हो, जो भी उसकी फिजिकल कंडीशन हो, कुछ भी हो, ऐसी है। हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको तालीम दी जाए। जो औरतों की बात की ना, इसमें फिर मैं क़ायद-ए-आज़म का थोड़ा सा कोट करूंगा। उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में दो बड़ी ताकतें हैं, एक तलवार है और एक कलम है। तो जहाँ पे कलम का रोल ज़्यादा होगा वहाँ तलवार का रोल कम हो जाएगा, जो आपने अदम बर्दाश्त की बात की। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि इसके अलावा एक तीसरी बड़ी ताकत है जो इनसे भी ज़्यादा ताकतवर है, वो है औरत। यानी कि औरत की तरबियत जो है वो आपकी नस्लें जो है वो संवारेगी, और मर्द की तरबियत जो है तलीम तरबियत है वो तो उस इंडिविजुअल के लिए है। देखिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा, बिल्कुल ऐसी, उन्होंने शाना बशाना क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ काम किया। आप आज देखें, हम उस मुल्क में रहते हैं जिनकी फर्स्ट फीमेल हमारी प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। देन आप देखें कि हम वही मुल्क हैं जिनकी अब फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं। सो बात यह है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है। अब अगर मरियम जी तालीम याफ्ता ना होती, अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन, उनको अगर वो ना पढ़ी लिखी होती तो आज इस लेवल पे होती।
जब औरत हर काम कर सकती है और बल्कि वो काम भी कर सकती है जो मर्द नहीं कर सकता, बिल्कुल। एंड वाइस वर्सा, मर्द भी कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर जो सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल तो ऐसे। साथ खड़े होने में क्या मसला है। अब यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। जी। ब्रेक के बाद माइनॉरिटीज़, ट्रांसजेंडर और डिफरेंटली एबल्ड लोगों की भी आपसे बात करना चाहूँगी, और उसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं जहाँ पे जो लैकिंग है, कौन सा मुल्क है जो हमारे से सबसे सिमिलर है, जिसके साथ हम जिससे हम सीख सकते हैं। आपकी इजाज़त से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। चौधरी जमशेद साहब हमारे साथ हैं, पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट हैं। इनसे हम ब्रेक से पहले तालीम की बात कर रहे थे। व्यूअर्स, मतलब तालीम एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मॉर्निंग एट होम पे, जब इस शो का नाम मॉर्निंग विद जुगन भी था, तो आप जानते हैं कि हर वक्त हम तालीम पे और सेहत पे बात करते थे। बड़ी दफ़ा लोग मुझे कहते थे कि लगता है कि अद्धा प्रोग्राम एजुकेशन ते होता है, दूजा तालीम दे उत्ते, दूजा सेहत ते उत्ते। बट बात यह है बच्चों की सेहत, बड़ों की सेहत, जब हम सेहत की बात करते हैं उसके साथ साथ तालीम याफ्ता इंसान हो, सेहतमंद हो, तालीम याफ्ता हो, तो आपके पास वो जो कहते हैं ना, लड़कियों के लिए हर बंदे को जहेज़ बनाने की टेंशन होती है, जिसको हम कहते हैं कि जहेज़ एक लानत है। बिल्कुल ऐसी है। अगर असल जहेज़ देना तो बच्ची को तालीम याफ्ता करो, तालीम याफ्ता, जो आपने खुद ब्रेक से पहले कहा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सर, लेकिन कुछ इग्नोर्ड कम्युनिटीज़ हैं, बच्चियों को तो आप फिर भी तालीम याफ्ता कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसजेंडर बच्चे, जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, देन हमारे जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं, पहले डिसेबल्ड कहते थे, गलत टर्म है, डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चियां हैं वो लोग छुपा देते हैं घरों में। ट्रांसजेंडर बच्चों को भी घर में छुपा देते हैं कि इनको सामने नहीं आने देना, हमारी बेइज्जती होगी या बच्चों को तंग करेंगे हमारे। एंड देन माइनॉरिटीज़, अक्सर हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों की एजुकेशन रह जाती है, हिंदू कम्युनिटी भी है पाकिस्तान में, वो इग्नोर हो जाते हैं। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत इग्नोर्ड हैं तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हम लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से। इस पे गाइडेंस दें। जी बिल्कुल, आपने भी बिल्कुल ठीक बात की है। मैं इसके अंदर ना फिर कम्युनिटी के रोल की बात करूँगा। अब कम्युनिटी के रोल के अंदर ये जो सोशो कल्चर की आपने बात की ना, कि कल्चर सपोर्ट नहीं करता, पेरेंट्स तो चाहते हैं कि इस तरह के बच्चों को जो है वो हम एजुकेशन दें, लेकिन चूँकि कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती। अब कम्युनिटी सपोर्ट किस तरह नहीं होती, चूँकि हमारा सोशो कल्चर जो सेटअप है वो बड़ा वीक है। वो क्यों वीक है? चूँकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वीक है। जब हम बच्चों को एजुकेशन देंगे, वो अपनी समाजी जिम्मेदारी को समझेंगे, तो फिर उन बहन भाइयों को भी, उन लोगों को भी अपने बहन भाई समझेंगे और फिर उन पे तनकीद नहीं किया करेंगे, उनको डिस्करेज नहीं करेंगे। तो इसलिए ना हमें एक तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है कम्युनिटी की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो करनी बड़ी ज़रूरी है, ताकि इन लोगों को एक्सेस मिल सके एजुकेशन के अंदर। आप तो इन कम्युनिटी, और देखें वो उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने आप हैं, मैं हूँ या अनम है। बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट बात है रियलाइज करने को। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप पाकिस्तान की धरती पे पैदा हो गए, आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं, आपको वो सारे राइट्स मिलेंगे जो किसी भी इंसान को मिलेंगे, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो माइनॉरिटीज में है, चाहे आप डिफरेंटली एबल्ड है। हमारा फ्लैग व्हाइट एंड ग्रीन है, सिर्फ ग्रीन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ही नहीं। देखें, जब आपने नेशन बिल्डिंग करनी होती है ना, तो एजुकेशन मैंने शुरू में सबको लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है। और जब आप इम्पॉर्टेंट जो समाजी जिम्मेदारी बच्चों को सिखाएंगे, तो उनके अंदर फिर ये बच्चे खुद अपने बहन भाइयों को या ऐसे लोगों को खुद इनकरेज करेंगे कि वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, वो हमारे साथ एजुकेशन लें। एक तो सोशो कल्चर जो इन्वायरमेंट है ना हमारे पास, वो बहुत वीक है, हमें उसको इम्प्रूव करना है। अभी आपने थोड़ा सा जहेज़ की बात की, मैं थोड़ा सा जहेज़ के ऊपर थोड़ी सी एक छोटी सी बात करूंगा कि हमारा सोशो कल्चर इन्वायरमेंट कितना तलख हो गया है। जहेज़ लानत है। अब इस लानत के लिए हम करते क्या हैं? मैं अपनी बहन का जहेज़ किसी को देता हूँ और किसी की बहन का जहेज़ खुद ले आता हूँ। यानी कि हमारा सोशो कल्चर इतना बुरी हालत में और तलख हकीकत में चला गया कि हम लानत में भी गिव एंड टेक कर रहे होते हैं, और हम ये सोचते ही नहीं हैं कि हमारी समाजी जो जिम्मेदारी है वो हमें कम्युनिटी के अंदर एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील देना, जो हुकूकुल बाद है। वो हुकूकुल बाद तो इसी चीज़ के ऊपर है। किसी के घर की रहमत आपके घर में आ रही है और आप पैसे ले रहे हैं उसको अपने घर में लाने के लिए। बेसिकली तो ये कर रहे हैं ना। बिल्कुल। अब आप उसको जहेज बुला लें, कुछ भी बुला लें, मैं तो उसको गुंडागर्दी कहती हूँ।
हाँ, बिकॉज बिल्कुल। बिकॉज भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है ना, मैं मेरे घर में एक बच्ची काम करती थी, मैं बड़ी दफ़ा ये इंसिडेंट बता चुकी हूँ, नाम नहीं शेयर करती जी, उसका जी। कभी भी, और करना भी नहीं चाहिए। उस बच्ची की शादी निकाह वाले दिन जहेज़ जो उनके घर भिजवा दिया वो भी उन्होंने वापस नहीं किया। उनकी डिमांड थी एंड टाइम पे कि बाइक क्यों नहीं आपने की, मोटर बाइक क्यों नहीं की, देखिए ये और मुड़ गए वहां से 2 दिन बाद। उसी लड़के की उसकी कजन से निकाह कर दिया गया, और जो जहेज वगैरह सारा कुछ ये लोग दे चुके थे, कुछ लिखत पढ़त तो कोई होती तो नहीं है, होती नहीं है इसमें, नॉर्मली हम नहीं करते, इसको बुरा समझते तो हैं सब बल्कि। कुछ गया। और वो बच्ची बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी शादी फिर कुछ 6-7 साल के बाद हुई, बिकॉज आपको पता है हमारा बिल्कुल, माशरा रहता है, लोग बिल्कुल, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं ऐसी है, है। बुरा उस बच्ची को ही का। बिल्कुल ऐसी है। अब ये जो आपने बात की ना, इसके अंदर मैं आपको फिर समाजी तकसीम की बात करूंगा कि अब जो एजुकेशन है वो हमें समाजी तकसीम को कम करती है ना। जब आप जितना पढ़ा लिखा मुआशरा होगा उसको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। इसमें मैं एक बात करूंगा कि हमारे यहाँ ये देखें होता क्या है कि लड़के वाले क्वाली नाइट्स के लाखों रुपया ज़ाया कर देते हैं, लेकिन जिनके साथ उनका रिश्ता जुड़ा होता है, जिनके साथ उन्होंने आगे पूरी नस्ल को लेके चलना होता है, वो माँ बाप बेचारे इस चीज़ के लिए नज़रें लगा के बैठे होते हैं कि हमने अपनी बेटी का जो जहेज़ है वो कैसे पूरा करना है। तो ये देखिए हम समाजी जिम्मेदारी के अंदर बहुत बहुत हद तक नीचे गिर चुके हुए तो हैं। सर किस सोसाइटी से इंस्पायर हों, कौन सा ऐसा मुल्क है जिससे हमारा पढ़ाई का सिस्टम सिमिलर है, ताकि हम मजीद इम्प्रूव कर सकें। जापान। देखिए, क्योंकि मैं भी कहने लगी थी टेक्नोलॉजी के जी, पॉइंट जी। ऑफ व्यू से आप देखें चाइना, बिल्कुल, चाइना बिल्कुल। ने हमारा हाथ थामा हुआ है, उससे हमें बड़ा फ़ायदा है। तुर्की के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात जी, हैं। बिल्कुल। सो जापान क्यों? वो इसलिए कि उनका जो बेसिक एजुकेशन जो तालीमी निज़ाम है ना, वो सिमिलर है कि जो हमें कहा गया है, जो हमें तालीम के लिए अल्लामा इकबाल ने ज़ोर दिया था कि आप दीनी तालीम हासिल करें। वो उनका जो बेसिक एजुकेशन का सेटअप है उसके अंदर वो इखलाकियात सिखाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 वो ये सिखाते हैं कि आपकी समाजी ज़िम्मेदारी क्या है, सही। और ये हमारे लिए हुक्म है कि हम इनको करें। और नंबर 3 वो तख्लीक पे ज़ोर देते हैं, चूँकि ये वक्त के साथ साथ आपने टेक्नोलॉजी की बात की, अब हम ग्लोबल विलेज की तरफ जा रहे हैं, तो तख्लीक पे वो इसलिए ज़ोर देते हैं कि ताकि आप आने वाले टाइम के अंदर आप अपने आप को तैयार रखें कि आपने दुनिया को किस तरह कम्पीट करना है। तो इसलिए जापान का जो है ना सबसे जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमसे मिलता है, जिसके लिए हमें हुक्म है। और थोड़ी सी मैं आपको एक्सपेंडिचर की बात करूँगा। देखें चाइना, USA, इनका तकरीबन 4.5% चाइना का GDP जो है वो एक्सपेंडिचर है, और जो US का है वो तकरीबन 5.59% GDP का है, उनका एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर। लेकिन फिर भी वहाँ पे हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो सुनने को हमें मिलती हैं कि जो आपके मुआशरे के अंदर अलाउ नहीं होती। जापान के अंदर मैं एक जगह पे पढ़ रहा था कि वहाँ पे काफ़ी टाइम से ही वहाँ पे एक मर्डर नहीं हुआ, एक कत्ल नहीं हुआ और एक चोरी नहीं हुई। तो यानी कि उनका ये एजुकेशन सिस्टम ही है जो उनको समाजी तौर पे और मुआशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि वहाँ पे लोग पुरअमन रहते हैं। लेकिन सर देखें, अब हैप्पीएस्ट, ये तो हमने एशिया के एंड पे बात की ना, जैसे मैं आपसे ब्रेक में भी पहले बात कर रही थी कि स्विट्ज़रलैंड हो गया, जी जी, फिनलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अब इनको सबसे खुश मुल्कों में से एक कंसिडर किया जाता है। जी बिल्कुल ऐसे। जहाँ पे सारे लोग ज़्यादातर मुस्कुराते मिलते हैं। जी जी, बंदा मुस्कुराता कब है? सर पे छत होती है, खाना होता है, तालीम याफ्ता होते हैं एक, और इनके एजुकेशन सिस्टम्स भी बड़े अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसी है, और साथ में हेल्थ सिस्टम। बिल्कुल वही वाली बात ना, हम सेहत और तालीम सीधी कर देंगे तो भैया कोई बंदा रात को भूखा नहीं सोएगा, कोई बंदा तकलीफ में रात को नहीं सोएगा। नहीं, आप तो सेहत को ऐड करिए। मेरे ख्याल में अगर आप तालीमी निज़ाम को ठीक कर देना तो आपके सेहत के और इंसाफ के और दूसरे सर जो इंटरकनेक्टेड है ना। हाँ, बिल्कुल। अगर आप सेहतमंद नहीं है तो आप स्कूल अटेंड करने जोगे नहीं है ना, बिल्कुल ठीक ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अगर आपका हेल्थ सिस्टम ठीक है और डिफरेंटली एबल्ड किसी के घर में बच्चा बच्ची पैदा भी होता है लेकिन उनको व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती है, ये सब चीज़ें दी जाती हैं, तो वो बंदा फिर तालीम हासिल करने जोगा है। जो बंदा तालीम याफ्ता है उसको हिफ्ज़ाने सेहत के सारे उसूल भी पता है तो वो सेहतमंद भी होगा। तो दैट्स व्हाट आई मेंट। नहीं, वो like ये देखें, ये जो आप बात कर रही हैं ना वो मुआशी तरक्की को भी साथ ऐड करिए। अब व्हील चेयर के लिए ज़रूरी है कि किसी के पास पैसे हों, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वही तो कह रही हूँ, ये अगर सारी हेल्थ चीज़ें सिस्टम का ये हिस्सा बन जाएगा। देखें वेलफेयर स्टेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर बाहर कनाडा में जहाँ पे मैंने वक्त गुजारा, जहाँ पे मैंने तालीम भी हासिल की है अपनी, जब मैंने बैचलर्स किया था, तो वहाँ पे खुद आपको व्हील चेयर नहीं खरीदनी पड़ती थी, आपको मिलती थी।
बिल्कुल ऐसी है। ओहिप के थ्रू, क्योंकि मैं ओंटारियो में थी तो ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम से, तो उसके थ्रू आपको मिलती थी। सो मेरा पॉइंट ये है कि ये चीज़ें की जा रही हैं, हमारी गवर्नमेंट ये एफर्ट्स भी कर रही है। हेल्थ का सेक्टर बहुत बेहतर हो गया है, एजुकेशन पे काम हो रहा है, लेकिन बात ये है कि उसके लिए हम सबको देखिए, अगर वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको मिलेगी जो प्राइवेट सेक्टर में भी मिलती है और पब्लिक सेक्टर में भी, पब्लिक और प्राइवेट में डिवाइड बहुत बड़ा है सर। नहीं, वो उसकी देखें, इसकी एक वजह ये है मैम ना, और थोड़ी चार सिस्टम तालीम के चल रहे हैं, IB सिस्टम, हाई स्कूल सिस्टम, O लेवल, A लेवल से कैम्ब्रिज सिस्टम एंड मैट्रिक एंड हमारा FA का जो अपना नहीं। अब मैं थोड़ा सा ना सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट पे बात करूं, अगर अदरवाइज तो ये एक अलग से एक लंबी डिबेट है। अब मुझे ना, चूंकि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी का पार्ट भी हूँ, मुझे इस चीज़ पे बड़ा दुख होता है कि एक बोर्ड आपको अलाउ करता है कि जी आप 33% मार्क्स लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप अगली क्लास में जा सके। जब अगली क्लास में हम जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर, वहाँ वो कहते हैं जी आपके 80% मार्क्स हों तो हम आपको एडमिशन देंगे। बिल्कुल। मुझे इस चीज़ का इतना दुख होता है कि क्या उस जो बच्चा 33 पे पास कर गया, क्या उसका कोई राइट नहीं है कि वो तालीम का हिस्सा बन सके? क्या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनको पॉलिश क्यों नहीं करते? अब 80% वाला आपने ले लिया है। क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट में फ़र्क है ना, प्राइवेट सेक्टर ने पैसे बनाने हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे बनाने हैं तो उन्होंने स्टूडेंट्स का एक सर्टेन टियर रखना है ग्रेड्स का। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब प्राइवेट सेक्टर ये करता है तो जब कोई बच्चा अपना FA करके BA की तरफ जाना चाहता है तो वो फिर सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही जा सकता है पढ़ाई के लिए, अनलेस वो स्कॉलरशिप होल्डर हो या वटेवर हो। आपने देखा कि ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में ही रह जाते हैं व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। एंड आई एग्री विद यू कि ये ज़्यादती है, क्योंकि देखिए एक तरफ 33% है, दूसरी तरफ 70% पे पास हो रहे हैं या 50% पे हो रहे हैं। आपको ये चीज़ें बैलेंस में लानी पड़ेंगी। हम लोग कुछ यहाँ से बेहतर करेंगे, कुछ वो लोग अपनी चीज़ों को, और तब कहीं जाके कलेक्टिवली हम चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। वही वाली बात ना कि अपर क्लास एंड लोअर क्लास कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल पूरी दुनिया में क्लास स्ट्रक्चर जीरो हो चुके हैं, बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। एवरीवन इज ऑन अ ग्रास रूट लेवल और उधर से ही फिर सक्सेस निकलती है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको हम फिर तकलीफ देंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें रह गई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, बल्कि ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पे हम ज़रूर नेक्स्ट टाइम ज़रूर इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। एंड पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे ना तलीमी निज़ाम के अंदर कोई ऐसी बात ज़रूर डालें जो अखलाकियात और समाजी जो तरक्की है उसकी तरफ ध्यान दें। और देखें, मैं आखिरी बात ये करूँगा कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो देखिए हमने अपने बच्चों को क्या वो निस्फ़ ईमान सिखा रहे हैं? अगर वो हम सिखाएंगे ना तो उनके अंदर समाजी जो आपके हकूक़ हैं उसके अंदर उनका रुझान ज़्यादा होगा। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। और सर आप ब्रेक के बाद वापस आएंगे, व्यूअर्स वापस जाएंगे अब हम सेहत की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं प्रोग्राम का आगाज़ किया इस बात से कि अल्लाह ताला की नेमतों में, वैसे तो सारी नेमतें बड़ी हैं और बड़ी हमारे लिए एक ग्रेटफुल होने का एलिमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सेहत की जब बात होती है और एक सेहतमंद ज़िंदगी की बात करते हैं तो ये अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। अब इस सेहतमंद ज़िंदगी को जिए कैसे, इससे रिलेटेड हमें गाइडेंस देने के लिए दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। एक तो ऑफ कोर्स हमारे शो का बहुत ही रेगुलर हिस्सा, बल्कि अगर हम कहें कि मॉर्निंग एट होम हमारे सामने बैठा है तो वो है ज़ैनब गोंदल, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू आर लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। और हम दोनों से कुछ ज़रा ज़्यादा नाइस जो लग रही हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। हमें तो इनकी समझ नहीं आती, कभी ये फिटनेस एक्सपर्ट होती है, कभी ये डिज़ाइनर बन जाती है, कभी एंटरप्रेन्योर बन जाती है, लेकिन आज एज ए फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ जुनैरा मलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए, यस हमने बात करनी है कि किस तरह से हम अपनी स्किन को ग्लो करा सकते हैं, वेट कैसे लूज़ कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। मैं आप दोनों से इस चीज़ को एक ही, उसमें वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद करके, एक ही सवाल करती हूँ और उधर से बात आगे बढ़ेगी। सेहतमंद ज़िंदगी कैसे जिए?
सेहतमंद ज़िंदगी जो है उसको जीना सबसे ज़रूरी है, और उसके लिए अपने आप में खुश रहना, अपने आप को ये बताना कि जो मेरे पास है वो मोर देन इनफ है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप आगे से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें या सेहत में आगे जाने की कोशिश ना करें या अच्छा खाने की कोशिश ना करें, लेकिन जो है उस पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और उससे आगे आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी स्टेप्स लेंगे तो आप काम करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ये कहो कि मेरे पास जो है वो तो कुछ भी नहीं है और मैं बस जो मिल रहा है वो खा लूँ, पता नहीं ज़िंदगी 2 दिन की है, 4 दिन की है, क्या है, जो उल्टा सीधा मिलता चला जाए, उससे आप सिर्फ ना अपने मेंटल स्टेट को ख़राब करते हो बल्कि बॉडी को भी तबाह कर देते हो। एंड आई एम श्योर कि हम सब इससे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बिल्कुल। एंड हम आप भी कर चुकी होंगी कि कभी कभी, और जुनैरा को तो पता नहीं क्योंकि फिटनेस एक्सपर्ट है तो इनसे बात करते हुए ना हमारी रूह कांप जाती है। अब अगर वो बिरयानी पड़ी हुई है, हाँ। अब अनम आपने नोटिस किया कि शादियों पे इसी तरह बिरयानी निकलेगी, लोग एक प्लेट में इतनी बड़ी ढेरी डाल देंगे खाने की, अकेले एक जान, आपको भी पता है मुझे भी पता है, उन्होंने पूरा नहीं खाना। बिल्कुल। एक तो हम जाया भी करते हैं और इतना ज्यादा खा लेते हैं कि जैसे ये हमारी तो बस इस्तग़फ़ार अल्लाह ना करे आखिरी मील है कि हमने आखिरी दफा ये खाना है, तो जितना खा सकते हैं खा लें। आपको पता है मुझे सब कहते हैं वेट कैसे कम किया, एंड आई टोल्ड यू ज़ैनब एंड आई दुनिया आपसे मेरी ये बात हुई थी कि मैंने अपने आप को अब ये कहना शुरू कर दिया कि वो भाई फिर से खा लेंगे, इतना खा लो जितनी पेट की कैपेसिटी है, पोर्शन को कंट्रोल कर लो, 4 दिन बाद और खा लेंगे, फिर से खा लेंगे। ऐसे ही है। आपने अगर खाने को खाना है और आप उसको ये समझ के खाओ कि जी मेरा अपना पेट है, मेरी अपनी प्लेट है और मैं जितना चाहूँ उतना खा सकती हूँ। और इसमें एक बड़ा मज़े का, मैं तो पोर्शन हमेशा डिवाइड करके देती हूँ कि आप अपना प्रोटीन डालो, चाहे वो चिकन, मटन, बीफ हो, कुछ भी हो, आप उसको ले लो, कबाब्स ले सकते हो, एनीथिंग इन प्रोटीन, दाल प्रोटीन की फॉर्म में आप ले सकते हो। दूसरी साइड पे अपने सैलड्स डालो। सैलड सिर्फ खीरा, प्याज, टमाटर नहीं होने चाहिए। सैलड्स में बहुत सारी वैरायटी हमारे पास आती है। आप सैलड से अपनी प्लेट को भरो और साइड पे आप जो है वो राइस लोगे या अपनी रोटी लोगे, कार्ब्स लोगे, तो वो आपका एक प्रॉपर मील है। उसके बाद आप फुलफिल भी फील करोगे और एनर्जेटिक जो भी हो माई जाओगे। प्लेट का कॉन्सेप्ट होता है कि ये Yes. अगर आपकी प्लेट है गोल, बिल्कुल। ये चलें इसी को हम डिवाइड कर लेते हैं, इस पेज को ही। आपकी आधी जो है वो सब्जियां, फल वगैरह होने चाहिए, ठीक है। यस। इतना सा पोर्शन आपका प्रोटीन का होगा और इतना सा 1/4 हिस्सा जो है आपकी कार्ब प्लेट का का रोटी, रोटी, चावल, चावल, व्हाटएवर जो आपको चाहिए। बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं, अब आपकी तरफ आऊंगी जुनैरा, आपने नोटिस किया कि बड़ी दफा लोग जब डाइटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं। हर बंदे का यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, हर बंदे के वो स्किन भी सैगी हो जाती है प्रोटीन खा खा के, जबकि ये साइंस ने प्रूव किया है कि हमें जिस्मानी तौर पे बॉडी का वो सारा हिसाब लगाएं तो इतने इतने प्रोटीन की एक दिन में जरूरत होती है। ऐसे ही है। एनी बोटियां खा लेते हैं, ये भी तो प्रॉब्लम है। हर चीज़ को हद से ज़्यादा लेके जाना वो भी नुकसानदेह है और उस चीज़ को कम कर देना वो भी नुकसानदेह है। अभी मेरी कुछ टाइम पहले सेट पे ही बात हो रही थी कि लाइफ तब हसीन लगती है जब आप अपने आप से प्यार करते हैं। अब मुझे अपने पेट का पता है कि मैंने कितना मैं खा सकती हूँ और कितना मैंने डालना है और उसको ज़ाया नहीं करना। लोग वही करते हैं, ज़ाहिर बात, शादियों पे जाते हैं और प्लेट भर लेते हैं और फिर खाया भी नहीं जाता। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो भी उनका एक स्ट्रेस लेवल होता है, उनकी नफ्सियात का मसला होता है कि वो कहते हैं हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। कुछ लोग का होता है यार हम खाएं ना, और खा लेते हैं और उसके बाद तबीयत भी खराब हो जाती है। मैंने अक्सर लोगों को वॉमिटिंग करते हुए देखा है कि वो हद से ज़्यादा खा लेते हैं, फिर वो उनको वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये भी गलत है। आपको अपने पेट का पता होना चाहिए कि मैं कितना खा सकती हूँ। और वही बात आ गई पोर्शन कंट्रोल। मैं अपनी हर क्लाइंट को यही कहती हूँ कि अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेके आना चाहते हो, तो आप पोर्शन कंट्रोल खाएं। अब वो पोर्शन कैसे कंट्रोल किया जाए, पोर्शन सवाल ये है। कंट्रोल वही बात है। अब माई प्लेट की हमने बात की तो एक्चुअली व्यूअर्स जो माई प्लेट होती है, लोग ना वो इतनी बड़ी वाली प्लेट को माई प्लेट समझते हैं। एक्चुअली वो इतनी वाली जिसको हम क्वार्टर प्लेट नहीं कहते, सही जिसको बात है। साइड प्लेट कहते हैं, रोटी वाली प्लेट कहते हैं, एक्चुअली क्वार्टर प्लेट यस, का माई प्लेट का कॉन्सेप्ट है। हम इतनी बड़ी जो प्लेट होती है, जो मेन देखें उसकी जो साइडें होती है वो भरने वाली नहीं होती, उसका सिर्फ सेंटर होता है जिसमें आपने डालना होता है। हम लोग उसको उतना, पोर्शन कंट्रोल से जिंदगी बदल गई है मेरी। ऐसे ही है, बिल्कुल। खाती सब कुछ हूँ। अभी कल मुझे को कहते तुम तो कुछ खाती नहीं हो, और मैं वो एक मतलब सेट पे जो भी चीज़ें बनी हुई थी अर्लियर वो खा रही थी।
और वो हंसी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम तो कुछ खाती नहीं हो। मैंने कहा सामने खा रही हूँ, देखा ना, चाय आप पी एक रही हूँ, दूध example वाली हैं पी कि रही आप हूँ, दूध और पोषण शहद को- वाली चाय पी रही हूँ। बिल्कुल। ये तो नहीं है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा, बट देन मैं जब एक अपना कप चाय का पी लेती हूँ फिर मैं नहीं पीती। नहीं पीती है। दैट्स इट फॉर द डे। यस 6 कप चाय के नहीं पीने, हाँ इस पानी को 8 से 10 आप कप ज़रा, दिन के हाँ। पीने ही पीने। ऐसे ही है। अब एक इसमें मज़े की बात ये है कि हम लोगों ने एक बड़ा ना ट्रेंड जब माय प्लेट का लोगों में लेके आना शुरू किया, लोगों को पोर्शन कंट्रोल बताना शुरू किया, लोगों को ये बताया कि जी सूप्स जो हैं वो बड़ा एक मेजर रोल प्ले करते हैं, वेजिटेबल्स जो हैं वो बड़ा एक मेजर रोल प्ले करते हैं, फ्रूट जो है वो खाना बहुत ज़रूरी है, 3 से 5 कप वेजिटेबल्स जो हैं वो आप डेली बेसिस पे रॉ खाओ, फाइबर का इंटेक करो। लोगों ने इसको इस तरह से लिया कि शायद माय प्लेट का या पोर्शन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट ये है कि सुबह से शाम तक हमने भूखे रहना है, हमने ग्रीन टीज अपने जो है वो कावों पे और अपना ना इन चीज़ों पे स्विच हो जाना है जो लिक्विड्स हैं। सॉलिड खाना बिल्कुल बहुत मैंने पेशेंट्स में देखा कि उन्होंने कम कर दिया। अब कॉन्सेप्ट हमने जैसे अभी भी समझाया कि प्लेट का कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आपके आप फैट्स लो ज़रूर लो। लोगों ने या तो ऑयल का एक्सेस यूज करना शुरू कर दिया जिसमें वो लोग कीटो में चले गए, या तो यूज बिल्कुल बंद कर दिया और उसको लाइफ से निकाल दिया। हालांकि फैट जो है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बट एक्सेस फैट हाँ, नुकसानदेह। बिल्कुल। आप इसके बारे में क्या कहेंगे जुनैर? बिकॉज एज अ फिटनेस एक्सपर्ट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अक्सर जब जो ट्रेंडिंग में चीज़ चल रही होती है वो फिटनेस ट्रेनर कह देता है कि जी, क्योंकि देखिए टेक्निकली आप लोग डाइट प्लान नहीं दे सकते हो अनलेस आपने उसमें ट्रेनिंग ली हुई हो, जी। राइट? वो डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या फूड टेक्नोलॉजिस्ट का काम है। अब आपके पास कोई आया, उसने कहा जी मुझे कीटो का डाइट प्लान दे दें, तो ये जो फैट डाइट्स हैं ये इंसान के फिजिकल हेल्थ के ऊपर क्या असर करती है? बिकॉज आपके पास तो क्लाइंट्स आते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं कहती हूँ कि आपका माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है ना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम लोग कहते हैं माइंड और बॉडी का क्या मतलब, आपको अपनी बॉडी से प्यार होना चाहिए कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं ये हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है। हम सुनी सुनाई बातों पे बड़ा यकीन कर लेते हैं, भाई ये ट्रेंडिंग पे जा रही है चीज़, हम इसको स्टार्ट कर दें। अब कीटो जिस बंदे को नहीं ज़रूरत, वो कीटो का सुन के कहेगा यार सब कुछ छोड़ो, वॉक शॉक छोड़ो, ट्रेनिंग छोड़ो, कीटो स्टार्ट कर दो, भाई पतले मैंने हो कीटो जाओगे। स्टार्ट की, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई कि भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उसको क्यों? क्योंकि maintain मैंने करना। अभी तो कुछ हफ्ते किया था, वेट कम हुआ, उसके बाद गुच्छों Hair में बाल fall? निकले, Yes. अभी तक वापस नॉर्मलाइज नुकसान नहीं है, हुए। बिल्कुल। इतने साल पहले की हुई चीज़ जी। जो गिरे वो आई नहीं वापस। ऐसे ही। देखा ना, हाँ। तो मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मैं कहती हूँ आप वर्कआउट करो। अब लोग कहते हैं सुनैरा डाइट बता दो प्लीज़, डाइट कर लेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ नहीं, अगर आपने डाइट करनी है, कंट्रोल करनी है, उसके साथ साथ आपका मस्ट है कि आपने अपनी बॉडी को हिलाना है, अपने एक एक मसल को हिलाना है। हमारी बॉडी में बड़े ही बहुत मसल्स हैं जिस्म माशाल्लाह। के जिस हिस्से को आप यूज़ नहीं करेंगे ना व्यूअर्स, वो रिडंडेंट हो जाएगा। Yes. उसी तरह जिस तरह आप किसी फोन को भी एक टाइम से ज्यादा पड़ा रहेगा वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, चाहे आपने उसको यूज किया या नहीं किया। बिल्कुल। सो ऐसे ही है। उसी तरह आपकी बॉडी है, अगर आप सिर्फ जो है वो इधर उधर टहलते फिरते हैं, आपके बाजू के मसल्स फारिग हो जाएंगे, आपकी बिल्कुल। बैक मसल्स खराब हो जाएंगे, ऐसे ही है। फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारे शोल्डर की पेन निकली हुई है, हम इसका वर्कआउट नहीं करवाएंगे, हमें किसी और का करवा दो। मैं कहती हूँ जब तक उस मसल को आप मूव नहीं करोगे, वर्कआउट नहीं करोगे, उसको हिलाओगे नहीं, वो ठीक कैसे होगा? लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट पुराने हैं। मुझे याद है जब कभी किसी के कमर, आई रिमेम्बर मेरी जब लास्ट ईयर बैक फ्रैक्चर हुई थी 2 जगहों से, टेल बोन मेरी हाँ, हमने बताया जे बन था, गई। yes। आपको याद होगा, आपने कहा था कि बहुत आपकी बुरी क्या हो आपकी- गया, आपकी इतना आप फिर weight भी कम- स्टेबल थी। उस स्टेट में काम नहीं किया। डॉक्टर ने जो मुझे बात की, उसने कहा खैर फौरन तुम्हें काम पे नहीं जाना चाहिए था, वो बहुत बेवकूफ़ी थी और बहुत ही गलत हरकत थी, लेकिन 3-4 दिनों के बाद चलना फिरना ज़रूरी है। ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम बिस्तरे पे लिटा देते हैं। हाँ। हमारे बुजुर्गों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पाकिस्तान में, कि हम एक स्टेज पे आके उनको कहते हैं तुसी आराम करो, Yeah. तुसी आराम करो, गलत तुसी है। आराम करो। Yes, yes, yes. 65-70 ईयर ओल्ड जो बाहर के ममालिक में बहुत यंग एज कंसिडर की जाती है, Yes. हमारे मुल्क में 60-65 की एज पे खवातीन बिस्तरे पे पड़ जाती बिस्तरे हैं, पे बिल्कुल मर्द सही है। हजरात भी, क्योंकि वो रिटायर हो जाते हैं। चलना फिरना ज़रूरी है। ज़रूरी है ये बहुत। हम लोग क्यों नहीं अंडरस्टैंड, हम एक अदब और रिस्पेक्ट में करते हैं, अब्बा जी तुसी आराम करो, अम्मी जी तुसी बह जाओ, ज्यादती कर रहे होते हैं। वो
जिस्म को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें फिर जब उनसे चला फिरा नहीं जाता तो कहते हैं तुसी तो हिलते ही नहीं हो अम्मी जी। बिल्कुल ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपकी जितने भी पेन्स हैं या आपकी जितने भी मसल की मूवमेंट जो ख़राब होती है वो आपकी ज़्यादा रेस्ट करने से ही होती है। आपने बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास जो आते हैं प्लान्स लेने के लिए, वो आके यही कह रहे होते हैं जी डॉक्टर ने कहा है वेट बहुत ज़्यादा है, घुटने अब वज़न नहीं उठाते, इसलिए हमें आप कोई ऐसी डाइट बता दें जिससे हम वज़न कम कर लें। ना तो वॉक करेंगे ना हम एक्सरसाइज करेंगे, इवन बेड पे लेट के अगर उनको मैं कहूँ कि आप बेड पे लेट के थोड़ी बहुत मूवमेंट, उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। अच्छा, अभी हम किचन की तरफ रुझान करते हैं, क्विकली चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि बिरयानी तो निकाली जा रही थी जब हम बातचीत शुरू कर रहे थे। आ रही है ना, हाँ जी। बहुत मजे की अब देखिए ना, अभी ओके ऐसा करते हैं कि जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे ना तो मजीद इस पे हम डिस्कशन तो करेंगे, बट अनम सिचुएशन जी है, जो हमारी स्मोक्ड बॉम्बे बिरयानी है वो रेडी होगी। साथ में जैसे हमने उस वक्त बात की थी कि सैलड और रायता साथ है, क्योंकि बिरयानी अपने आप में एक कंप्लीट मील है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और, एक तो एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए और किस तरह की करनी चाहिए, बिगिनर लेवल पे भी और फिर नेक्स्ट लेवल पे भी अगर चीज़ लेके जानी है। खैर बिगिनर से जब नेक्स्ट स्टेज पे आपने जाना होता है तो तब तो अगर आप ट्रेनर या कोई उस तरह की एक डिसिप्लिन के साथ चले तो बेहतर होता है। एंड देन ऑफ कोर्स फल और सब्जियों का हमारी ज़िंदगी में रोल, सूप्स की भी इन्होंने बात की कि सूप का क्या रोल है हमारी लाइफ में। एंड देन उसके साथ साथ ये जो एक थियोरी है कि ग्रीन टी और ये वाली टी और वो वाली टी बड़ा आपका वज़न कम करती है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बहुत ही लजीज सी बिरयानी तैयार की शेफ़ अनम शेख ने इन शेफ़ अनम्स किचन। अगेन हम लोग हेल्थ एंड फिटनेस की बात कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप ना खाएं, कितना खाएं इस पे बात चल रही है। तो सबसे पहले तो ज़नेरा आपके पास आऊँगी, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने एक सेहतमंद इंसान होना है, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, एक फिजिकली फिट इंसान बनना है। जी। जैसे कि अनम जॉब करती है, मैं जॉब करती हूँ, मर्द हजरात हमारे कैमरामैन हमारी, हम सारे काम करने वाले लोग हैं, इवन जो होम मेकर्स हैं, कितनी को एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोई कहता है दिन में 2 दफ़ा करो, कोई कहता है वॉक करो, कोई कहता है। एज एन एक्सपर्ट आपकी क्या राय है? 25 मिनट्स या 30 मैक्स आपकी वर्कआउट होना चाहिए। उसमें कोई दिन नहीं होता, कोई रात नहीं होती, जब आपको इजी फील हो आप वो वर्कआउट कर लें। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप अर्ली मॉर्निंग करें। उससे क्या होता है कि आप इतने फ्रेश हो जाते हैं। जैसा मैं अभी इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूँ, लेकिन आपने मुझे कहा कि मैं सारा दिन बड़ा पॉजिटिव गुजरता जी है। इतना आपकी सोच है, जब मैं वर्कआउट करके फ्री होती हूँ, मैं क्लासेस देती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ। बिकॉज देखो ज़ुनैरा, सिंपल सी बात है ना, आपका जो थोड़ा टेंशन वाला काम है वो मुक जाता है। हाँ, जो लोग कहते हैं हम शाम को एक्सरसाइज करेंगे, आधा टाइम पहुंचते हैं एक्सरसाइज के लिए, आधा टाइम पहुंच ही नहीं पाते। सुबह सुबह करके मुका दो। मैं बताऊं, मैंने इनिशियली वेट भी इसी तरह लूज किया था, क्योंकि आदत नहीं थी ना एक्सरसाइज करने की। 45 किलोज चढ़ा हुआ था। आई वाज नूर की प्रेगनेंसी के बाद अब 45 किलोज रिड्यूस करना, 45 पहले 20-25 इसी तरह हुए। मैं इसको यही कहती थी, मुझे ज़ैनब बार बार कहती थी कि खुदा का वास्ता है ये डाइट प्लान, वो ये एक्सरसाइज करेगी। जब एक्सरसाइज कहती थी मैं कहती थी बाकी सब कर लूँगी, मेरी बॉडी पे इतना वेट चढ़ा हुआ मुझसे चला ही नहीं जा रहा। इतने देखो, जब इंसान के जिस्म पे एक्स्ट्रा वेट चढ़ता है तो उसको किसने कैरी करना है? आपकी हड्डियों ने। हाँ बिल्कुल, हड्डियाँ रह जाती हैं। तो शुरू में तो 5-10 मिनट वॉक, और व्यूअर्स ऑनेस्टली शुरू में 5-10 मिनट वॉक करती थी, फिर उसको 10 से 12 मिनट किया, 12 से 14 पे गई, 14 से 20 पे गई। तरीका यही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एकदम आपने एग्रेसिव नहीं हो जाना कि यार आप कल से स्टार्ट करना और मैंने दिन रात पतले हो जाना है। आप स्लो एंड स्टडी लेके चलें। वो कहते हैं ना, हर चीज़ को तरीके से लेके जाओ तो बड़े अच्छा लगता है। जब आप एकदम सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे तो आप गिरेंगे और आप थक जाएंगे। बिल्कुल, तो वही मोटिवेशन ही 2 दिन की होती है, तो क्या करें। देखिए वही बात आ गई कि अगर आपको अपने आप से प्यार है ना, तो आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खूबसूरत ज़िंदगी का मतलब ही यही है जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं। जब आपको अपने आप से मोहब्बत ही नहीं है, केयर ही नहीं है, आप अपने आप को देखते ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई मेकअप करने को दिल नहीं करता, तैयार होने को दिल नहीं करता, शावर लेके क्या करने, कहाँ जाना है। मैं कहती हूँ कैसे, वो लोग कौन है जो वहाँ रह रहे हैं। हम तो कहते हैं यार अपने लिए तैयार हो, और आप जब नहा धोकर फ्री होते हैं आप फ्रेश हो जाते हैं। देखिए
एक्सरसाइज कर लें, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें, मेकअप लगाने लगाओ, नहीं ना अब आपको पता है सुनहरा मैं नहीं लगाती, मैं घर पे आई डोंट लाइक वेयरिंग मेकअप क्योंकि मेरी जॉब का हिस्सा है, लेकिन अगर मेरी जॉब का हिस्सा ना होता तो कुछ तो बंदा करता ना आपकी grooming सोशल wise। मीडिया पे सारी विदाउट मेकअप ही पिक्चर्स हैं जितनी भी आप हैं। बट माई पॉइंट इज हेल्दी लाइफ के लिए सफाई निस्फ ईमान को भी हमने मद्देनजर रखना है। Yes. उस दिन किसी ने मुझे बहुत फनी लगा कि लोगों ने ये बात बेबरकती वायरल life कर हो दी जाती है। कि मैंने ये बात कही कि कुछ लोग थे उनकी बॉडी से स्मेल आ रही थी, तो एक तो मैंने ना किसी का नाम लिया ना किसी के बारे में बताया कि वो ये है या वो है, एक इंसिडेंट था वो मैंने मिलियन शेयर से किया। ऊपर व्यूज है बस उस पे। हाँ चंद मिलियन। और हंस हंस के मेरा हाल खराब, और मैं कहूँ कि अच्छा चलो एटलीस्ट ये बात आम तो हुई कि अगर Exactly. हमारे से स्मेल आएगी मेरे से भी आ सकती है, Yes. मेरे से भी आ सकती है। दैट्स अ रीजन व्हाई आई वेयर डिओड्रेंट एंड बिल्कुल। बॉडीज एंड मैं तो और लोगों को मैं तो ज़्यादा काम deodorant के का नहीं पॉइंट ऑफ व्यू पता। से जब आती हूँ किचन में भी घुसना होता है, ये भी करना होता है, डिओड्रेंट भी लगाती हूँ, रोल ऑन, उसके बाद स्प्रे भी करती हूँ, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। बट मुझे इतने लोगों ने मिल रहे हैं, वो आ रहे हैं मेरे, हम कभी भी अपने घर किसी को खुद हमारे से स्मेल आ रही हो के तो नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, बिल्कुल। साफ सुथरे होकर मिलेंगे तो घर है मेरा। तो अल्टीमेटली बात ये होती है कि लोग किसी भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को करें, पकड़ लेते हैं। सेहत तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, और सेहत के लिए सफाई ज़रूरी है। जरूरी है, बिल्कुल। बिल्कुल। ओके ज़ैनब, यस। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कौन सी चीज़ों को डाइट में ऐड करें, कौन सी को माइनस, और ग्रीन टी इस पे अभी भी जुनैरा और हम ब्रेक में यही डिस्कस कर रहे थे कि ग्रीन टी पिए ना पिए, क्योंकि मैंने तो अब ये पढ़ा कि टू मच ग्रीन टी आपको डिहाइड्रेट कर देती है। ऑब्वियसली। सबसे पहले सेहतमंद जिंदगी के लिए ये है कि डब्बे में जो चीज़ बंद है उसको बंद ही रहने दिया जाए और उसको लाया ही ना जाए, घर पर खरीदा ही ना जाए उसको। जो चीज़ नेचुरल है, प्योर है, आपको पता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। हर इंसान दुनिया में, मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह माफ़ करे अगर मैं बात करूं कि कोई बीमार है, कोई अनपढ़ है, कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई कहीं भी किसी दुनिया के कोने में रहता है, उसको चीज़ देख के पता है कि ये खाना मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये भी उसको पता है। लेकिन जो सेल्फ कंट्रोल है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जैसे उसी में ही ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट बेसिक देने का था कि ये आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है, आपको कैंसर जैसे सेल्स जो है बॉडी में उनसे निकालती है, आपके आई बैग्स जो हो जाते हैं उनको ठीक करती है, स्किन की डिस्कलरेशन ठीक करती है, आपको एक्टिव रहने में हेल्प करती है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। और इवेंचुअली मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो वजन कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोगों के पास जब एक चीज आ जाती है ना तो हम उसको एक्सेस, ग्रीन टी का 1 से 2 कप मैक्सिमम दिन में आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। इससे ऊपर जब आप जाते हो, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो दिन के 10-10, 20-20 कप ग्रीन टी पी रहे होते हैं, इसलिए कि पानी की जगह भी रिप्लेस कर रहे होते हैं ग्रीन टी को। पानी की जगह कोई दुनिया की चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सके, ना ही कोई फ्रूट ऐसा है, ना ही कोई वेजिटेबल ऐसा है, ना ही कुछ ऐसा है जो उसको रिप्लेस कर सके। पानी का काम सिर्फ पानी ने करना है। आपने अगर ग्रीन टी लेनी है तो एक ग्रीन टी के बदले, वही जैसे मैं कॉफ़ी और चाय पे कहती हूँ, 1 कप के बदले 2 ग्लास पानी आपने कंज्यूम करना है एक्स्ट्रा अपने दिन के 8 से 12 ग्लास पानी से, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन में जाना शुरू हो जाएगी। आपने फॉर एग्जांपल दिन के 3 कप ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी का मतलब है ड्राई करना। जब आपने देखा होगा कि किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तो उसको ग्रीन टी का इस्तेमाल अब आगे इसलिए भी कराया जाता है क्योंकि ये ड्राई कर देता है और आपका जो वो डायरिया वाला प्रोसेस है वो बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाता है। आप अगर उसको कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी ड्राइनेस होनी शुरू हो जाएगी। हेल्दी स्किन जो है उसको अचीव करने के लिए तो हमने हाइड्रेटेड रहना था। ग्रीन टी हम वेट लॉस के लिए पी रहे हैं कि जी स्किन के लिए ग्रीन टी इज़ वेरी गुड, लेकिन एक्सेस कर दी, ख़त्म। ब्लैक कॉफ़ी की आपको पता है मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे होता है कि ब्लैक कॉफ़ी लाजमी पिएं, उसके जितने फ़ायदे हैं उसको लाजमी कंज्यूम करें। लेकिन जब वो भी आप एक्सेस में लेके जाओगे, सेम यही होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। अबाउट 15-20 इयर्स अगो ये बड़ा ट्रेंड में आया था कि काली कॉफ़ी और चने, काली कॉफ़ी और चने, इतने लोगों के अल्सर्स डेवलप हुए, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स हुए। अगेन व्यूअर्स, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ गुड फॉर नथिंग। कोई भी चीज़ टू मच करेंगे तो अपने आप को, टू मच डाइटिंग भी आपको मार देगी। बिल्कुल। एंड में आप क्या कहना चाहेंगी जुनैरा? मैं, वो कहते हैं ना कि ट्रेनर वही अच्छा है जिसने सब कुछ खुद ही एक्सपीरियंस लिया हो। मैं वही ग्रीन टी की बात कर रही हूँ। एक टाइम आया था जब मैं मैट्रिक में थी, मैं फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो हमें था कि लड़कियां सारी एकदम बाल खुले हुए, एक नया मैट्रिक में आपको काफ़ी उस तरह से, जब मैं फर्स्ट टाइम में गई ना तो सब लड़कियों ने कहना स्टार्ट कर दिया। तब मैंने गेन किया था, मैं बहुत लीन थी। फिर मैंने देसी घी के पराठे स्टार्ट कर दिए और फिर मैं बहुत खाना स्टार्ट कर दिया। फिर
फिर मैं मोटी चौड़ी हो गई क्योंकि मैं थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे तंग करना स्टार्ट कर दिया, पलवान पलवान, क्योंकि हाइट भी थी और चौड़ी हो गई भी थी, तो लड़कियाँ तंग करती थी। मैंने कहा अब क्या किया जाए, वर्कआउट करने जिम गई तो शौक ही अब नहीं तो था। यहाँ पे फिर कहूँगी कि फैट शेमिंग इज नॉट ओके। हाँ बिल्कुल, इवन माँ बाप जब अपने बच्चों को ये बात कहते हैं तो इट्स नॉट ओके। आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर जिम जब उस टाइम पे मुझे अवेयरनेस नहीं थी, मैं इस फील्ड में भी नहीं थी, तो जिम मैंने कहा मैं तो मेहनत नहीं कर सकती हूँ। मैंने दिन रात मैं पानी छोड़ दिया, ग्रीन टी और 2 टी बैग्स डालकर विद इन 2 months मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रही। मेरी जो वेन्स थी वो कहते हैं ड्राई हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी थी, मैं स्किन मेरी ख़राब हो चुकी थी, एक्नी। फिर उसके बाद मैंने तौबा कर दिया कि यार मैं अगर इस फील्ड में जाती हूँ तो मैं किसी को वो चीज़ नहीं बताऊँगी और ना ही अलाउ करूँगी कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल हद से ज़्यादा करें। बट जान, एक तो हमें नीम हकीम भी नहीं बनना चाहिए। देखें, जिसका जो काम है वो बेहतर जानता है। हाँ। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद लोगों को नुस्खे बता रहे होते हैं, हाँ। जब हमारी अपनी नॉलेज कंप्लीट नहीं होती। जिसका जो काम है उसको करने दें। बिल्कुल। फाइनली ज़ैनब, व्हाट वुड यू लाइक टू से? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, एक बार मिली है बार बार नहीं मिलेगी, तो इसको पतले होने, मोटे होने, क्या टेंशनें, एग्जैक्टली अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, किसी के पास ये है मेरे पास नहीं है, उसको ये मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा, इन प्रॉब्लम्स से प्लीज़ खुद भी निकलें, बचें, खुद भी खुश रहें और प्लीज़ दूसरों को भी रहने दें और अच्छा खाएं, हेल्दी रहें। लाइफ यही है, दोबारा नहीं मिलनी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच गर्ल्स। थैंक यू टू शेफ अनम एज वेल। हमारे आज के सारे पार्टिसिपेंट्स का, सारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, सेहत पे भी बात की, आज तालीम पे भी बात की। ये 2 बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं, ये 2 बहुत अहम एरियाज़ हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। देखिए, चाहे आप नेशनल लेवल पे बात करें, चाहे आप बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, हर लेवल पे अगर इन 2 एरियाज़ को हम फिक्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह एज ए नेशन वी विल बी वेरी सक्सेसफुल। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।